जी सर। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डे 1 सेशन 2 और इस सेशन में हमने सैलरी के हवाले से डिस्कशन करनी है। बस आपको इस सैलरी के बारे में एक बात यही कहना काफ़ी है कि अरसा ही हुआ कोई ऐसा पेपर आया हो जिसमें सैलरी ना पूछा हो उसने 10 से कम मार्क्स का। तो ये मिनिमम जो है हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये 10 to 15 मार्क्स मिनिमम इसमें से पूछेगा। थोड़ा सा अलर्ट रहिएगा। मेजॉरिटी एरिया कॉन्सेप्चुअल है, कॉन्सेप्ट आपने बस अपने जहन में रखना है। मुझे थोड़ा ज़्यादा इंटरेक्ट करना है इस सेशन में आप लोगों के साथ, तो फिर आप जवाब देते हैं तो मुझे रियलाइज़ हो जाता है कि बात ठीक चल रही है और फिर बंदा आगे चलता रहता है। ठीक है, शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाह। सर, सैलरी से जहन में फ़ौरन 3 बंदे आते हैं। एक एम्प्लॉयर जो नौकरी पे रखता है और सैलरी देता है, पैसे देता है, बेनिफिट देता है। एक एम्प्लॉई जो सर्विसेज देता है, और एक एम्प्लॉयमेंट नौकरी। टैक्स में जो एम्प्लॉयमेंट है वो उसको उसने और तरीके से डिफाइन किया हुआ। वो कहता है एम्प्लॉयमेंट में 3 चीज़ें आती हैं। पॉइंट नंबर 1, डायरेक्टरशिप। अगर एक बंदा एक कंपनी का डायरेक्टर है तो उसे एम्प्लॉय समझा जाएगा। अगर एक बंदा फिक्स रेम्यूनरेशन ले रहा है तो उसे भी एम्प्लॉयमेंट समझा जाएगा, एम्प्लॉय होगा। और अगर एक बंदा सरकारी ऑफिस होल्ड कर रहा है यानी सरकारी नौकरी है तो ये भी एम्प्लॉयमेंट समझी जाएगी। सर, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को एम्प्लॉयमेंट के एवज जो बेनिफिट देता है वो एम्प्लॉय की इनकम में शामिल होगी और टैक्सेबल होगी अंडर द हेड सैलरी। पिक की है बात? नो सर। इसका मतलब है कि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को एम्प्लॉयमेंट के एवज कुछ देता है, बेनिफिट्स देता है, मुआवजा देता है। सर, वो क्या हो सकता है? वो पे, वेज, लीव पे, ओवर टाइम, फी, बोनस, ग्रेचुटी, वर्क कंडीशन सप्लीमेंट। ज़्यादातर चीज़ें इसमें से ऐसी हैं जिसको अभी हमने आगे डिटेल से पढ़ना है। बस एक कमीशन की बात करूँगा। कमीशन, और कमीशन को हम ऐसे देखते हैं भाई कि कमीशन जो है ना, आप नौकरी कर रहे हैं और मिल रही है या आप कारोबार कर रहे हैं और मिल रही है। अगर कमीशन नौकरी करते हुए मिल रही है तो वो इनकम अंडर द हेड सैलरी आएगी सेल बेस पर। और अगर आप कारोबार कर रहे हैं और कमीशन मिल रही है तो वो अंडर द हेड सैलरी नहीं आता। ले सर, अगली बात, अलाउंस और परक्विजिट। ये 2 बातें हैं, अहम है, इसको डिस्कस करते हैं। एक होता है अलाउंस और एक होता है परक्विजिट। सर, परक्विजिट कहते हैं सहूलत को और अलाउंस कहते हैं पैसे को। यानी एक एम्प्लॉयर कहता है तुम मुझसे महीने का 20,000 हो, जहां दिल चाहता है 20,000 रुपया ले लो, जहां दिल चाहता है वहां पर किराए पर जगह लेके रह लो। सर, वो हाउस रेंट अलाउंस दे रहा है। और एक एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को कहता है कि फला 35D नंबर घर है, वो आपको अलॉट किया गया, आप वहां पर रहें। ये अब पैसा नहीं दे रहा बल्कि क्या दे रहा है? सहूलत दे रहा है। एक एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को कहता है कि तुम 10,000 रुपये पर मंथ लो, जितना बीमार होना है हो जाओ, ठीक है, मैं तो तुम्हें 10,000 रुपये दूंगा। एक एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को कहता है कि अगर तुम बीमार हो गए तो हम तुम्हारा इलाज कराएंगे। ये सहूलत है। मैं चाहता हूं कि आप बुनियाद से चीज को समझें। अलाउंस, पैसा, अलाउंस के केस में पैसा मिलता है, परक्विजिट के केस में सहूलत मिल रही होती है। एक एम्प्लॉयर कहता है मैं तुम्हें 10,000 दूंगा, बिजली, पानी, गैस, टेलीफोन, जितने खर्च करने खर्च करो, मैं तुम्हें 10,000 ही दूंगा। एक एम्प्लॉयर कहता है जितना बिल आएगा वो मैं दूंगा। सर, गौर कर रहे हैं, एक तरफ पैसा मिल रहा है, जहां पैसा मिल रहा है वो अलाउंस है, और जहां पर परक्विजिट मिल रहा है
सहूलत मिल रही है सर, जहां पर सहूलत मिल रही है वो परक्विजिट है। दोनों केसेस में अहम बात यह है कि ये अलाउंस या परक्विजिट काम करने के लिए मिल रहा है या काम करने के एवज मिल रहा है। अगर ICAP वाले मुझे कहते हैं कि एक सेशन हमने इस्लामाबाद में भी रखा है और अगले वीक आप इस्लामाबाद जाकर ये सेशन कंडक्ट करें, और ICAP वाले मुझे कहते हैं कि सर ये 4,000 रुपये जाने का और 4,000 रुपये आने का है, आपने अपनी गाड़ी में फ्यूल डलवाना है, फ्यूल डलवा लें, आपने डेवो से जाना है, डेवो से चले जाएं, जैसे आपकी मर्जी है, ये मुझे अलाउंस दे रहे हैं। और अगर ICAP वाले कहते हैं कि सर हमारी गाड़ी अवेलेबल होगी, आप बस यहाँ पर तशरीफ ले आए, यहाँ से हमारी गाड़ी आपको ले भी ड्रॉप भी करेगी वहाँ पर, और वहाँ से यहाँ पर वापस शाम को ले भी आएगी, ये सहूलत है, परक्विजिट है। अब अगला स्टेप अलाउंस और परक्विजिट से अगला स्टेप ये है कि ये काम करने के एवज है या काम करने के लिए। यानी ये जो ICAP वाले मुझे ये सहूलत दे रहे हैं पिक एंड ड्रॉप की, ये काम करने के लिए, ये काम करने के एवज है। सर ये काम करने के लिए दे रहे हैं, ये मेरी इनकम में शामिल नहीं होगा। सेशन बड़ा सक्सेसफुल रहा और ICAP वालों ने कहा हम आपको विद फैमिली एक ट्रिप दे रहे हैं मरी का, ये गाड़ी मौजूद है, आप अपनी फैमिली के साथ जाएं, 3 दिन मरी घूमें फिर और वापस ये आपको लॉ ड्रॉप करेगी। अब ये जो ICAP वालों ने वही गाड़ी वही ड्राइवर आपके जो दिया है ये सही है, यानी आपके जो गाड़ी और ड्राइवर प्रोवाइड किया गया ये काम करने के लिए नहीं था बल्कि काम करने के एवज। यार मेरी बात पिक कर गए हो भाई, ये कॉन्सेप्ट ज़हन में रखना है, जो काम करने के लिए है वो इनकम ने थोड़ी है। सर ICAP वालों ने लैपटॉप दिया है कि मैं यहाँ पर पढ़ाऊँ, ये काम करने के लिए दिया है। जो काम करने के लिए दिया जाए वो इनकम नहीं है, जो काम करने के एवज दिया जाए, कंसिडरेशन दी जाए, सब पढ़ा है ना लॉ, कंसिडरेशन जो है वो सर आपकी इनकम होती है। ये 2 बातें बड़ी अहम हैं। अलाउंस के बारे में एक बात और सुन लें, आगे आनी है, लेकिन अलाउंस के बारे में सारी बातें करूँ तो ये भी कर लूँ। सर पास पेपर में सबसे ज़्यादा रौला अलाउंसेस का इस वक्त मौजूद है कि बच्चे परेशान है कि सर अलाउंसेस का क्या करना है। सर एक्सक्लूसिवली फॉर वर्क है और फिक्स्ड है तो इनकम है। आप घूम फिर भी आए और साथ एक लेक्चर भी दे देना, सर ये एक्सक्लूसिवली फॉर वर्क नहीं है। फिक्स हर महीने दिया जाएगा, सर ये फिक्स्ड है, ये इनकम में शामिल होगा। अगर एक्सक्लूसिवली फॉर वर्क है और फिक्स है तो इनकम में शामिल होगा, वरना इनकम में शामिल नहीं होगा। फिर यही देखेंगे काम करने के लिए और काम करने के एवज, और काम करने के लिए तो क्या एक्सक्लूसिव या नहीं। सर जी बात समझ में आ रही है? तो ये अलाउंस के हवाले से ये चीज़ अपनी जहन में रखें। एक बार पास पेपर में उसने पूछा है, उसने क्या कहते हैं रीलोकेशन अलाउंस की भी बात की है। आपके जहन में बस ये क्राइटेरिया होना चाहिए, एक्सक्लूसिवली काम करने के लिए था और फिक्स था या नहीं। अगर आपको फिक्स देने लग गया, अगर तो देखें मैंने एक बार जाना है इस्लामाबाद या 2 बार जाना है, जब जब जाऊंगा तब मुझे वो ICAP वाले पैसे देंगे, जिसका मतलब है ये काम करने के लिए। और ICAP वाले अगर मुझे फिक्स पैसे हर महीने देने लग गए, मैं जाऊं या ना जाऊं, इसका मतलब है ये काम करने के एवज है। सर जी बात समझ में आ रही है? इस वजह से उसको इनकम में शामिल करेंगे। उसके बाद कोई भी खर्चा एम्प्लॉय ने किया, एम्प्लॉयर के बिहाफ पे बाद में रीइंबर्स करा लेगा, यानी पैसा वापस ले लेगा। सर रीइंबर्समेंट जो होती है ना, इसको कहते हैं पैसा वापस ले लेना। मैं लाहौर से इस्लामाबाद गया ICAP के सेशन के लिए, 4,000 की टिकट जाने की थी, 4,000 की आने की थी। मैंने वो 8,000 रुपये टिकट जो है वो ICAP के अकाउंट्स ऑफिस में दी, ICAP वालों ने मुझे 8,000 रुपया दे दिया। ये जो 8,000 रुपया अब ICAP वालों ने मुझे दिया है,
ये जो 8,000 रुपये आई कैप वालों ने मुझे दिया है, ये इसको कहते हैं रीइंबर्समेंट। अब ये देखना है कि ये काम करने की एवज था या काम करने के लिए था। अब अगर ये काम करने के लिए था तो इनकम में शामिल नहीं होगा, और अगर काम करने की एवज था तो इनकम में शामिल होगा। या पॉइंट पिक कर गए, यस और नो? लो सर, ये बात असल में सर कोई भी मुआहिदा आई कैप के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है कि मैं सिर्फ आई कैप में ही पढ़ाऊंगा, आई कैप वालों ने कहा आप हमारे पास आ जाएं, हम आपको, आपने और कहीं नहीं पढ़ाना, हमारे पास आए और हम आपको पेमेंट करेंगे। लेट्स आई कैप वालों ने मुझे 2 मिलियन पे किया कि मैं इससे आई कैप ज्वाइन कर लूँ। ये जो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होने के मैंने पैसे लिए 2 मिलियन, ये भी मेरी इनकम में शामिल होगी। फिर आई कैप वालों ने कहा आपने सुबह 7 बजे पढ़ाना। मैं कहा भाई मैं सुबह 10 बजे से पहले नहीं पढ़ाऊँगा। उन्होंने कहा नहीं सर हम आपको 1 मिलियन एक्स्ट्रा देंगे, आपने सुबह 7 बजे पढ़ाना। मैंने कहा चलें अगर आप कहते हैं तो फिर अच्छा नहीं लगता। ये जो 1 मिलियन मैंने आई कैप की शर्त मानने पर लिया, ये भी मेरी इनकम में शामिल होगा। सर जी आई कैप ने कहा आपने कहीं और नहीं पढ़ाना। मैंने कहा सर मुझे आप कहीं और पढ़ाने दें, मैं 5 मिलियन वहाँ से भी कमाता हूँ। उसने कहा वो हम आपको देंगे, आप कहीं और नहीं पढ़ाएंगे। आई कैप ने रिस्ट्रिक्शन लगाई, रिस्ट्रिक्शन लगाने के एवज जो मैंने पैसे लिए वो भी मेरी इनकम में शामिल। और अगर बाद में आई कैप वालों ने कहा कि यार हमने इस बंदे के साथ 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है, ये तो बच्चों को तो समझ ही नहीं आ रही। अब आई कैप वालों ने कहा आप जाए। मैंने कहा मैं तो नहीं जाऊंगा, 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, 5 साल पूरे होंगे जाऊंगा। आई कैप वालों ने कहा भाई 1 साल में ही हमें आपकी समझ आ गई, आप प्लीज अब चले जाएं। हमने कहा भाई 5 साल की सैलरी दे तो हम चले जाते हैं। खैर बात ये हुई कि जी आपको 2 साल की सैलरी मिलेगी। मैंने जाते वक्त 2 साल की सैलरी ली। ये जो नौकरी छोड़ने पर पैसे लिए हैं, ये भी वो बेनिफिट है जो मेरे एम्प्लॉयर ने मुझे दिया है, मेरी इनकम में शामिल होगा और टैक्सेबल होगा अंडर द हेड सैलरी। गर्ज ये कि कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होने का, कॉन्ट्रैक्ट की किसी शर्त को मानने का, कॉन्ट्रैक्ट की किसी रिस्ट्रिक्शन से रुकने का, और कॉन्ट्रैक्ट को खत्म करने पर जो पैसे लिए सारे पैसों में वो मेरी इनकम में शामिल होगा और टैक्सेबल होगा अंडर द हेड सैलरी। रिटायरमेंट बेनिफिट, ग्रेचुटी भी है, पी फंड भी है और पेंशन भी है, ये भी टैक्सेबल होते हैं अंडर द हेड सैलरी। सर मेरा एम्प्लॉयर मुझे शेयर्स देता है, ये भी बेनिफिट है जो टैक्सेबल होगा अंडर द हेड सैलरी। और आखिरी बात, अगर मेरा एम्प्लॉयर मेरा टैक्स देता है तो ये भी टैक्सेबल होगा अंडर द हेड सैलरी। सर जी सैलरी रिसीट बेस पर टैक्स होती है, अभी बताया रिसीट क्या है। जब मैंने पैसे वसूल कर लिए, जब मेरे कहने पर उसने किसी को दे दिए, या जब पैसे अवेलेबल हो गए, या जो पैसे उसने अंडर लॉ मेरे डिडक्ट किए, हर केस में समझा जाएगा मैंने पैसे वसूल कर लिए हैं। सैलरी रिसीट बेस पर टैक्स होती है, यानी कितने पैसे कमाए इस पर टैक्स नहीं लगना, कितने पैसे वसूल किए इस पर टैक्स लगना। 6 माह से काम कर रहा हूं, सिर्फ 2 माह की सैलरी मिली है तो टैक्स किस पर लगना है? सर समझ आ रही है? हाँ। बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि आपको पिछले पीरियड की सैलरी इस साल में मिल जाती है, यानी 2022 में मुझे 8 माह की सैलरी मिली थी और 2023 में मुझे 2022 वाले 4 माह की सैलरी भी मिल गई और 2023 के 12 माह की सैलरी भी मिल गई। आमतौर पे हमने क्या पढ़ा है? सैलरी इज टैक्स्ड ऑन रिसीट बेस, यानी 2022 में मेरे 8 माह की जो सैलरी होगी उस पर टैक्स लगेगा और 2023 में 16 माह की सैलरी जो मुझे वसूल की उस पर टैक्स लगेगा। यस और नो? हाँ, इस रूल के एक एक्सेप्शन है। अगर एरियर में सैलरी वसूल करने की वजह से
पिछले पीरियड की सैलरी इस पीरियड में वसूल करने की वजह से मुझ पे हायर रेट ऑफ टैक्स लग गया है, तो मैं कमीशन को दरखास्त दे के कह सकता हूं कि मेरी सैलरी रिसीट बेस पर टैक्स ना करो बल्कि एक्रूवल बेस पर टैक्स करो। अगर पुरानी सैलरी मिलने की वजह से मुझ पर हाई, सर जी आपने टेबल देखे हुए हैं, 12 लाख वाले पर सैलरी का रेट और लगना है, 18 लाख 19 लाख जो सैलरी ले रहा है उस पर रेट इंक्रीज हो जाना है, यस और नो। अब मुझे पिछले साल की सैलरी इस साल मिली है जिस वजह से टैक्स रेट इंक्रीज हो गया है, मैं कमिश्नर के पास जाकर उसे कहूंगा कि सर जी मेरी सैलरी रिसीट बेस पर टैक्स ना करें बल्कि एक्रूवल बेस पर टैक्स कर दे। मेरे पास ऑप्शन है, मैं ये वाली ऑप्शन अवेल कर सकता हूं सर। ये वाली बात भी होगी, डिडक्शन नॉट अलाउड, कोई खर्चे अंडर द हेड सैलरी कोई खर्चे माइनस करने की इजाजत नहीं होती। मैं आई कैब आता हूँ, आई कैब से मुझे सैलरी मिलती है, मेरा फ्यूल का एक्सपेंस पर मंथ 25,000 है। सवाल ये है कि ये 25,000 रुपया जो मेरा महीने का फ्यूल का खर्चा होता है, क्या सैलरी मुझे 1 मिलियन मिल रही है तो क्या ये 25,000 रुपया इनकम में से माइनस करने की इजाजत होगी और 9,75,000 रुपये टैक्स लगेगा? द आंसर इज नो, 9,75 रुपये टैक्स नहीं लगेगा, क्योंकि अंडर द हेड सैलरी कुछ माइनस करने की इजाजत नहीं होती। सर ये वाली बात भी कर, टर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। सर जी मैंने आपको सेपरेट ब्लॉक आइटम भी पढ़ा दी सर, मैंने आपको एनटीआर भी पढ़ा दिया और एफटीआर भी पढ़ा दिया। सर तीसरी आइटम है जो कि सेपरेट ब्लॉक आइटम। सेपरेट ब्लॉक आइटम एक ऐसी आइटम है जो टोटल इनकम में तो शामिल होती है लेकिन टैक्सेबल इनकम में शामिल नहीं होती, ना डिडक्टेबल। सर सारे फीचर्स उसके एफटीआर से मिलते जुलते हैं, हेड ऑफ इनकम में शामिल होती है, टोटल इनकम में शामिल होती है, टैक्सेबल इनकम में शामिल नहीं होती। रेट सेपरेट लगता है, अलबत्ता सर सेपरेट ब्लॉक आइटम में जरूरी नहीं है कि टैक्स कट के मिले। मैं ये कहना चाहूँगी ज़्यादातर फीचर एफटीआर से मिलते हैं, कुछ फीचर एनटीआर से मिलते हैं, लेकिन ये दरमियानी है इन दोनों की। अगर मैं उस स्लाइड पर जाऊं, यहां पे समझाना आसान हो जाएगा। सर यहां पर लिख देते हैं सेपरेट ब्लॉक आइटम। सेपरेट ब्लॉक आइटम एक ऐसी आइटम होती है जो टोटल इनकम में तो शामिल होती है, हेड ऑफ इनकम में तो शामिल होती है, लेकिन कोई डिडक्टेबल अलाउंस माइनस करने की इजाजत नहीं होती, टैक्सेबल इनकम में शामिल नहीं होती, टोटल इनकम में शामिल होती है। रेट सेपरेट लगता है, टैक्स क्रेडिट नहीं लेस होता इसमें से। ये सेपरेट आइटम है, हम इसको टोटल इनकम लिखते वक्त शो करते हैं, फिर टोटल इनकम के फौरी बाद माइनस कर देते हैं, फिर टैक्सेबल इनकम आ जाती है, फिर रेट अप्लाई होकर टैक्स लायबिलिटी निकलती है, टैक्स लायबिलिटी के बाद टैक्स ऑन सेपरेट ब्लॉक आइटम कैलकुलेट करके उसको ऐड कर देते हैं। इसका ये ट्रीटमेंट होता है। मैंने भी जब आपको इनकम की बात बता रहा था वहां पर भी बताई थी। तो सर ये जो बात थी ये सेपरेट ब्लॉक आइटम की बात थी। अच्छा जनाब अब आगे चलते हैं वापस। सेपरेट ब्लॉक आइटम में कौन कौन सी चीजें शामिल हैं? सर गिनती की 5 चीजें हैं, अगर आप याद कर लें तो आप सेपरेट ब्लॉक आइटम की टेंशन से आजाद हो जाएंगे। बल्कि एफटीआर वाली भी 4-5 चीजें याद कर लें, लेकिन एफटीआर के तो अलहदा से रूल्स हैं जो आपको याद करने ही होते हैं। सेपरेट ब्लॉक आइटम बिल्कुल सिंपल सी बातें, भाई ये 5 बातें याद कर लें। हेड ऑफ इनकम में शामिल करना है, टोटल इनकम में शामिल करना है, टैक्सेबल इनकम में से लेस कर देना है, और फिर जब टैक्स लायबिलिटी आएगी उसमें उसका टैक्स ऐड कर देना है, बस। कौन सी 5 चीजें हैं? सर पहली चीज है टर्मिनेशन बेनिफिट। इसको
गोल्डन हैंडशेक भी कहते हैं और एक्स ग्रेशिया पेमेंट भी कहते हैं। सेपरेट ब्लॉक आइटम में सर याद रखिएगा, ब्लैक स्क्रीन सर ने कर दी थी और 5 बातें लिखी थी आपकी याददाश्त के लिए। सर जी टर्मिनेशन बेनिफिट, दूसरे नंबर पे अनअप्रूव्ड ग्रेच्युटी, तीसरे नंबर पे प्रॉफिट ऑन, चौथे नंबर पे गेन ऑन सेल ऑफ सिक्योरिटीज, पांचवें नंबर पे गेन ऑन सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। सर जब मैंने कहा ये हेड ऑफ इनकम में फॉल करता है तो इसका मतलब समझते हैं, इसका मतलब यह है किसी ना किसी हेड में तो आएगा। सर टर्मिनेशन बेनिफिट और अनअप्रूव्ड ग्रेच्युटी पता है किस हेड में फॉल करता है? सैलरी में। सर प्रॉफिट ऑन डेट किस हेड में फॉल करता है? सर ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में फॉल करता है। गेन ऑन सेल ऑफ सिक्योरिटी और इमूवेबल प्रॉपर्टी किस हेड में फॉल करता है? जी भाई शाबाश। लो सर याद रहेंगी ये 5 बातें? लो सर ये मैं खत्म करने लगा। टर्मिनेशन बेनिफिट पे टैक्स कौन सा लगेगा? टर्मिनेशन बेनिफिट पिछले, सर इस पे रेट सेपरेट लगता है, बल्कि जब भी आपको कहा जाए सेपरेट ब्लॉक आइटम में तो आपको कहना चाहिए सर सेपरेट ब्लॉक आइटम पे तो सेपरेट रेट लगता है। रेट कौन सा लगेगा? सर ये जो आपने 2 मिनट पहले चीजें पढ़ाई हैं इसे रिपीट करते हैं, आपसे कनेक्शन खत्म हो गया था, कराची आई गया जी इसकी ना स्क्रीनशॉट आपके साथ शेयर हो जाएगा, क्योंकि वो मैंने ब्लैक स्क्रीन पर जो लिखा था वो अब दोबारा मैं भी रिट्रीव नहीं कर सकता। जज़ाकल्लाह। लें सर टर्मिनेशन ऑफ, स्क्रीनशॉट आ जाएगा इंशाल्लाह। टर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, टर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एक सेपरेट ब्लॉक आइटम है, और जब भी सेपरेट ब्लॉक आइटम का जिक्र होगा तो आप क्या बात करेंगे? सेपरेट ब्लॉक आइटम का जिक्र होगा तो हम ये 5 बातें सेपरेट टर्मिनेशन बेनिफिट, सेपरेट ब्लॉक आइटम का जिक्र होगा तो 5 बातें करेंगे। पहली बात टर्मिनेशन बेनिफिट है। टर्मिनेशन बेनिफिट पे सेपरेट रेट होता है, और रेट क्या? लास्ट 3 इयर्स की टैक्स लाइबिलिटी डिवाइडेड बाय लास्ट 3 इयर्स की टैक्सेबल इनकम। टैक्सेबल इनकम फॉर लास्ट 3 इयर्स डिवाइडेड बाय टैक्स लाइबिलिटी फॉर लास्ट 3 इयर्स। चूंकि रेट मुख्तलिफ होते हैं सेपरेट ब्लॉक आइटम के, हर मौके पे रेट मुख्तलिफ होगा। सर अनअप्रूव्ड ग्रेच्युटी पर क्या रेट है? सेम वही, लास्ट ईयर्स की टैक्स लायबिलिटी डिवाइडेड बाय लास्ट ईयर्स की टैक्सेबल इनकम। सर क्या ये लाजिम है कि इसको सेपरेट ब्लॉक आइटम के तौर पे ट्रीट करें? सर ये बड़े काम की बात है। अब सुनना, सेपरेट ब्लॉक आइटम पढ़ा दिया, अब वापस आ जाओ, टर्मिनेशन बेनिफिट का टॉपिक पढ़ाने लगा हूं। इसको एक्स ग्रेशिया भी कहते हैं, इसको गोल्डन हैंडशेक भी कहते हैं। टैक्स पेयर के पास ऑप्शन होती है, चाहे तो इसको एनटीआर ट्रीट कर ले, चाहे तो सेपरेट ब्लॉक आइटम ट्रीट कर ले। और टैक्स पेयर के पास चूंकि ये ऑप्शन होती है तो टैक्स पेयर कंपैरिजन करता है, मुझे कहां सस्ता पड़ेगा, मेरा कहां टैक्स बच जाएगा। सर वो एक बार एनटीआर के तौर पे ट्रीट करता है, यानी उसको टोटल इनकम में भी शामिल करता है और टैक्सेबल इनकम में भी शामिल करता है।
और एक बार सेपरेट ब्लॉक आइटम के तौर पे ट्रीट करता है, यानी टोटल इनकम में तो शामिल करता है लेकिन टैक्सेबल इनकम में शामिल नहीं करता, उसको अलहदा रेट अप्लाई करता है, 3 साल की टैक्स लायबिलिटी डिवाइड बाय 3 साल की टैक्सेबल इनकम। ये जो अलहदा रेट अप्लाई करता है इसकी बेस पर वो कैलकुलेशन करता है और देखता है कहां पर उसको टैक्स कम लग रहा है, जहां पर टैक्स कम लगेगा वो करेगा। दिस वाज टर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। E2 एक क्वेश्चन आपके पास पेपर में एक सवाल आया हुआ है, मैं मार्क करा दूंगा, वो जरूर कीजिएगा। जी अगली बात है टैक्स फ्री सैलरी। सर अगर मेरा एम्प्लॉयर मुझे कहता है तुम्हारा 1 लाख का टैक्स मैं दूंगा, सर इसमें 2 तरह की चीजें होती हैं। एक केस में एम्प्लॉयर अमाउंट फिक्स कर देता है, 1 लाख का तुम्हारा टैक्स मैं दूंगा। ये जो अमाउंट फिक्स की, इतनी अमाउंट के बराबर एक बेनिफिट है जो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को दे रहा है, वो एम्प्लॉय की इनकम में शामिल हो जाएगा और टैक्सेबल होगा। केस नंबर 1। केस नंबर 2, सॉरी इसमें दूसरी बात है, एक तो जो अमाउंट फिक्स अगर एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को दी तो एम्प्लॉय की इनकम में शामिल होकर टैक्स हो जाएगी, पहली बात। और दूसरी बात है कि जो लायबिलिटी फाइनल बनेगी उसमें से लेस करेंगे उतनी अमाउंट जितनी एम्प्लॉयर ने जितने का टैक्स अदा कर दिया। तो भाई अगर मैं आपको इसको ऐसे बताऊं, अगर तो फिक्स्ड है फिर तो मसला नहीं है, प्लस कर देंगे इनकम फ्रॉम सैलरी में और लेस कर देंगे टैक्स लायबिलिटी में। हाँ केस नंबर 2, अगर ये फिक्स्ड नहीं है बल्कि एम्प्लॉयर ने कहा जितना तुम्हारा टैक्स बनेगा मैं दूंगा, अब यहां पर एक मसला आ जाता है। यहां पर मसला ये आ जाता है कि जब यहां पर मसला क्या आ जाता है, सुनना लो सर, एक बंदे की सैलरी थी, एक बंदे की सैलरी थी 1 लाख, इस पर टैक्स बनता था 10,000। ये टैक्स किसने दिया? एम्प्लॉयर ने। जब ये टैक्स एम्प्लॉयर ने दिया तो ये बन गया टैक्स बेनिफिट 10,000 का। ये चूंकि टैक्स बेनिफिट 10,000 का एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को दिया तो एम्प्लॉय की सैलरी बढ़ के कितनी हो जाएगी? 1,10,000। अब जाहिरी बात है 1,10,000 उसकी सैलरी बढ़ के होगी और टैक्सेबल इनकम 1,10,000 हो गई, तो इस पे टैक्स अब 10,000 नहीं बनेगा बल्कि कितना बनेगा? 11,000। अब इस 11,000 में टैक्स बेनिफिट 11,000, पहले एम्प्लॉयर 10,000 दे चुका है, अब इजाफी बेनिफिट कितना आ गया? 1,000 का। अब ये बेनिफिट एम्प्लॉयर ने पे किया तो अब टैक्सेबल सैलरी कितनी हो गई? 1,11,000। यार आप गौर कर रहे हैं, सर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को बेनिफिट दे रहा है, बेनिफिट देने से टैक्सेबल इनकम बढ़ रही है, टैक्सेबल इनकम से टैक्स लायबिलिटी बढ़ रही है, टैक्स लायबिलिटी से टैक्स बेनिफिट बढ़ रहा है, टैक्स बेनिफिट से फिर टैक्सेबल इनकम बढ़ रही है। यार ये तो गोल चक्कर ही नहीं बन गया? यानी टैक्सेबल इनकम से टैक्स लायबिलिटी बढ़ी और टैक्स लायबिलिटी से टैक्स बेनिफिट बढ़ा और टैक्स बेनिफिट से सैलरी बढ़ी और फिर सैलरी से टैक्स। ये तो इस तरह बढ़ता जाएगा मामला। इसके हवाले से फिर हम क्या करते हैं, एक टेबल बना लेते हैं, एक टेबल बनाते हैं जिससे हम बताते हैं कि भाई ये टेबल बनाकर आपने किस तरह से वर्किंग करनी है। थोड़ा सा मेरे साथ चलें, मैं आपको वो टेबल बता दूं। सर जी फॉर एग्जांपल ये एग्जांपल ले लेते हैं सर, 3.3 आपके पास बेसिक सैलरी है, लीव इनकैशमेंट है, हाउस रेंट अलाउंस है, टैक्स बॉन्ड बाय एम्प्लॉयर है। तो सर आपके पास ये आ गया 4.7
6 मिलियन। 4.6 मिलियन क्या आपके पास आया सर? ये अभी तक की इनकम है। अभी इसमें टैक्स बेनिफिट रहता है, कितना है आपको नहीं पता। अगर उसने बताया होता 1 लाख है तो आप शुक्र अदा करते, 1 लाख यहां ऐड करते, टैक्स लायबिलिटी में से 1 लाख माइनस करते, मसला हल। मसला यह कि उसने ये कहा है कि भाई पता ही नहीं, जितना बनेगा मैं दूंगा, एम्प्लॉयर ने कहा है। अब आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। कैसे कैलकुलेट करेंगे? इसके लिए वर्किंग बनाएंगे। एक तरफ लिखेंगे 4.6 मिलियन और एक तरफ लिखेंगे इस पे टैक्स कितना बनता है। सर जी अभी हम टैक्स लायबिलिटी में बार बार कैलकुलेट कराने की बजाय एज्यूम कर रहा हूं कि टैक्स 10% पे है, तो पहले साल टैक्स कितना बनेगा? 4,60,000। एज्यूम्ड फिगर है, एज्यूम्ड फिगर। अच्छा, ये 4,60,000 दोबारा इनकम में ऐड, सर ये बेनिफिट है ना जो एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को दिया है, दोबारा एम्प्लॉय की इनकम में ऐड होगा तो टैक्सेबल इनकम अब कितनी हो जाएगी? कीजिएगा जरा। 4.6 मिलियन प्लस 4,60,000, 50,60,000। अब इस पर दोबारा टैक्स लेंगे तो कितना बनेगा? 506,000। 10% एज्यूम किया ना पहले साल। अब काम की बात जहां पर बच्चे गलती करते हैं, पहले साल तो पूरी फिगर ली थी, मगर अगले साल पूरी फिगर नहीं लेनी। अगले साल क्या लेना है? डिफरेंस। 5,06,000 और 4,60,000 का डिफरेंस कितना बना? 46,000। अगले साल ये वाली फिगर ऐड होगी सर, अगले साल ये वाली फिगर ऐड होगी। जी बताइएगा। 5106 5106,000। तो सर जी आपने गौर किया है? अच्छा अब जरा देखिएगा 5106,000। सर आप इस तरह एक बार किया, एक साइकिल। आई कैप तो कहता है, बुक में लिखा हुआ है 2 बार कर लो, लेकिन हम एहतियातन कितनी बार करेंगे? 3 बार। तीसरी बार यहां पर जो फिगर आती है, लेट से वो फिगर है 5,13,000। लेट से ये वाली फिगर, ये वो फिगर जब आएगी तो इसको हम बेनिफिट में ऐड कर देंगे, और यही फिगर वो होगी जिसको टैक्स लायबिलिटी में से माइनस करेंगे। यार मैं आपको क्या बात समझा पाया? यस और नो? एक बार दोबारा बता लूंगा अपनी तसल्ली के लिए, आपको तो समझ आ गई है। सुन लो 3.3 सवाल मैंने आपको कराया। इस सवाल में आपने टैक्स बॉन्ड बाय एम्प्लॉयर, तब जब एम्प्लॉयर ने कहा जितना बनेगा मैं दूंगा, कैसे कैलकुलेट करना है। स्टेप नंबर 1, आपने बाकी सारे बेनिफिट्स को जमा किया, उसके बाद टैक्स बॉन्ड जो टैक्स बेनिफिट है उसकी जगह छोड़ दी। उसके लिए फिर आपने बनाई वर्किंग। इसमें सबसे पहले तो इसके अलावा यानी टैक्स बेनिफिट के अलावा बाकी सारे बेनिफिट लिख दिए और फिर इस पर टैक्स कैलकुलेट कर लिया। पहले साल तो पूरा टैक्स जमा होगा और जितनी अमाउंट आएगी उस पर फिर टैक्स लायबिलिटी निकाल ली। ये जो टैक्स लायबिलिटी निकाली अब ये पूरी ऐड नहीं होगी बल्कि इसका डिफरेंस ऐड होगा। सर आप गौर करें, ऊपर जब एग्जांपल की थी तो पहले साल 10,000 ऐड किया था, अगले साल 11 ऐड नहीं किया था बल्कि इसका डिफरेंस ऐड किया था। तो ये डिफरेंस ऐड करना है एक बार और 2 बार। दूसरी बार डिफरेंस ऐड करने के बाद जो उस पर लायबिलिटी निकाल के जो फिगर आएगी ना सर, वो हम सिंपली प्लेस कर देंगे एज टैक्स बेनिफिट, और यही एग्जैक्ट अमाउंट हम लेस भी करेंगे टैक्स लायबिलिटी में से। एक छोटा सा नोट लिख देना, आइडली द डिफरेंस टैक्स लायबिलिटी और इस अमाउंट का डिफरेंस क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। आइडली द डिफरेंस शुड बी 0। अगर हम मजीद रिपीटेड वर्किंग करते तो 0 हो जाता, लेकिन हमने इसको 0 करने पर बॉदर नहीं किया। यार ये पॉइंट पिक कर गए हो? ये सर कब समझा जाएगा मैंने पैसे वसूल कर लिए हैं? जब मेरा एम्प्लॉयर या उसका एसोसिएट या कोई थर्ड पर्सन मेरे एम्प्लॉयर के कहने पर
या एसोसिएट के कहने पर मुझे चीज दे देगा, समझा जाएगा मैंने वो बेनिफिट वसूल कर लिए। कब समझा जाएगा बेनिफिट वसूल कर लिया? जब मैंने वसूल कर लिया, या मेरे एसोसिएट ने वसूल कर लिया, या मेरे कहने पर किसी थर्ड पर्सन ने वसूल कर लिया है, या मेरे एसोसिएट के कहने पर किसी थर्ड पर्सन ने वसूल कर लिया है, तब समझा जाएगा मैंने बेनिफिट वसूल कर लिया है। ये जो टैक्स बेनिफिट होता है ना सर, ये आपको पास्ट एम्प्लॉयर दे तो वो भी बेनिफिट ही कहलाता है, और प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयर दे तो वो भी बेनिफिट ही कहलाता है। प्रोस्पेक्टिव समझते हैं? जो फ्यूचर में आने वाला एम्प्लॉयर होता है, जिसके साथ आपकी बात तय हो गई है और उसने आपको कोई बेनिफिट दे दिया है, वो प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयर है। सर परक्विजिट देखिए, सहूलत है, सहूलत जहां पर तो पैसे दिए थे वहां तो टेंशन ही नहीं थी। हाउस रेंट अलाउंस है 26,000 रुपया, टेंशन क्या लेनी, 26,000 ही बेनिफिट है। लेकिन अगर उसने आपको घर दिया है, अब टेंशन है कि घर की क्या वैल्यू है, कितनी अमाउंट कैलकुलेट करके उसको इनकम में शामिल करना है। मेरी बात समझ आ रही है? ये होता है परक्विजिट। परक्विजिट में वैल्यूएशन करनी पड़ती है। अगर तो परक्विजिट कन्वेंस का है तो इसके 3 स्टेप है। सबसे पहले मकसद देखें, सबसे पहले क्या देखना है? पर्पस देखना है। पर्पस क्या है? ये सिर्फ ऑफिशियल होगा तो कुछ भी टैक्सेबल नहीं है। पर्सनल होगा तो 10%, पर्सनल और ऑफिशियल दोनों होगा तो 5%। पर्सनल होगा तो 10%, पर्सनल और ऑफिशियल होगा तो 5%, और अगर सिर्फ ऑफिशियल होगा तो कुछ भी नहीं। दूसरे स्टेप में देखेंगे कॉस्ट। सर यहां पर दूसरे स्टेप में कॉस्ट देखनी, पहले देखेंगे लीज्ड है या ओन्ड है। अगर कुछ ना लिखा हो तो अंडरस्टूड है कि ओन्ड है। अगर कुछ लिखा हुआ है कि ये लीज है तो फिर लीज होगा तो कौन सी वैल्यू लेंगे? सर पिछली अटेम्प्ट में उसने सवाल पूछा है और हम बार बार बच्चों को बताते हैं, एट द इंसेप्शन ऑफ लीज जो वैल्यू होती है वो लेते हैं, एट द स्टार्ट ऑफ लीज जो वैल्यू होती है वो लेते हैं। हमने एट द कमेंसमेंट ऑफ लीज वाली वैल्यू लेनी थी, उसने दोनों वैल्यू बताई हुई थी, ईयर एंड वाली वैल्यू भी बताई हुई थी, वो नहीं लेनी, बल्कि कॉस्ट में फेयर मार्केट वैल्यू एट द स्टार्ट ऑफ लीज टर्म लेनी है। और फिर उसके बाद तीसरा है टाइम फैक्टर, कितने अरसे के लिए वो आपके पास रही कन्वेंस, 6 माह के लिए तो 6/12, 3 माह के लिए तो 3/12, 1 साल के लिए तो कुछ भी नहीं, क्योंकि 12/12 करेंगे तो 1 ही आएगा ना। वो समझ आइए? लो सर आगे चलते हैं। एकोमोडेशन, रिहाइश। आपका एम्प्लॉयर आपको हाउस रेंट अलाउंस दे दे तो बहुत अच्छा है भाई, जितना भी दिया इनकम में शामिल करके टैक्स कर लो। अगर आपका एम्प्लॉयर आपको रिहाइश दे रहा है तो भाई फिर इसको देखना पड़ेगा, वो रिहाइश उसकी फेयर मार्केट वैल्यू क्या है और आपकी बेसिक स्केल का 45% विच एवर इज हायर। अब यहां पर एक बात और, सर ये बेसिक स्केल क्या होता है? जो सरकारी मुलाजमीन होते हैं या आर्मी में जॉब्स हैं जिनकी, उनको उनके स्केल्स होते हैं। 17वें स्केल का अफसर है, 18वें स्केल का है, 19वें का, 20वें का, 21वें का, ये स्केल्स होते हैं। तो भाई स्केल इस तरह से सैलरी मेंशन होती है भाई, इस तरह से सैलरी मेंशन। ये 4900 इज द मिनिमम टाइम स्केल, दिस 800 इज द इंक्रीमेंट, दिस 8500 इज द मैक्सिमम सैलरी इन अ पर्टिकुलर स्केल। सर समझ आ रही है? तो भाई किसी स्केल की सैलरी है, हो सकता है उसकी सैलरी 6700, लेकिन उसका जो स्केल है उसकी मिनिमम सैलरी 4900 हो, तो जो मिनिमम टाइम स्केल होता है उसका 45% लेते हैं। ये बात समझने की है। मिनिमम टाइम स्केल का हम लोगों को आदत इतनी पड़ गई है कि भाई सैलरी का 45% लेने की, कि अगर पेपर में सवाल आ गया तो कहीं गलत ना कर देना। सर सैलरी का 45% तब लेते हैं जब मिनिमम टाइम स्केल ना गिवन हो। अगर वो आपको बता दे सैलरी का 6700 और मिनिमम टाइम स्केल 4900, तो मिनिमम टाइम स्केल का 45% लेना है फॉर द कैलकुलेशन ऑफ बेनिफिट ऑफ अकोमोडेशन या वैल्यूएशन ऑफ अकोमोडेशन। सर समझ आ रही है? हाँ। इसमें अगली बात यह कि अगर मुफस्सल एरियाज हो या कोई रूरल एरिया हो, दूर दराज के एरिया, वहां पर 45% नहीं होता बल्कि 30% होता है। वो क्वेश्चन में आपको बड़ा क्लियरली बताएगा कि जनाब ये
मुफस्सल एरिया है या रूरल एरिया है या यहाँ पर 30% वाला रूल अप्लाई होना है। इसी वजह से वो ये वाला सवाल नहीं देता कि अगर ये भी खुद ही बता दिया 30% वाला तो आपने क्या करना। तो फेयर मार्केट रेंट और 45% ऑफ मिनिमम टाइम स्केल विच एवर इज हायर। अगर मिनिमम टाइम स्केल नहीं दिया हुआ तो 45% ऑफ बेसिक सैलरी, और अगर मुफस्सल एरिया है तो 45 नहीं बल्कि, और यस और नो। लो सर आगे चलते हैं। सर आपका एम्प्लॉयर आपको बिजली पानी गैस की सहूलत दे रहा है, बिजली पानी गैस और टेलीफोन की। सर ये दफ्तर के लिए नहीं, दफ्तर की सहूलतें तो दफ्तर के काम के लिए होती हैं। ये सहूलत असल में आपको डोमेस्टिक दे रहा है, घर की। आपको मुलाजिम रख के दिए घर के लिए। अगर आपके दफ्तर के लिए आपका कोई असिस्टेंट है तो उसकी सैलरी आपकी इनकम में थोड़ी शामिल होगी। लेकिन अगर आपके घर के लिए माली रखवा के दिया है, ड्राइवर रख के दिया है, सिक्योरिटी गार्ड रख के दिया है और आपकी हाउस कीपर रख के दिया हुआ है, तो सर ये सारे लोग जो इनकी जो सैलरी होती है वो आपकी इनकम में शामिल होगी। हाँ, अगर बिजली पानी गैस टेलीफोन है, पानी पीने का टाइम, अच्छा जी, बिजली पानी गैस और टेलीफोन, ये इसमें भी 4 केसेस होते हैं। सर सुनना जरा ध्यान से, मैं ड्रॉ नहीं कर रहा, बता रहा हूं, प्लीज अपना दिमाग हाजिर रखिएगा। एक केस तो ये आपका एम्प्लॉयर कहता है जितना भी खर्चा होगा मैं दूंगा, जितना भी बिल आया इनकम में शामिल करें, टैक्सेबल अंडर दैट सैलरी। एक केस ये वो कहता है जितना खर्चा आएगा 50% मैं दूंगा। लो जी, बिल आ गया 10,000 रुपये, एम्प्लॉयर कितना देगा यार, बोलो तो सही, 5,000 रुपया। ये जो 5,000 रुपया एम्प्लॉयर ने दिया, ये वो बेनिफिट है जो आपकी इनकम में शामिल हुआ। केस नंबर 2। केस नंबर 3, आपका एम्प्लॉयर कहता है 3,000 तक मैं दूंगा, उससे ऊपर वाला तुम दोगे। एम्प्लॉयर ने कितने का फायदा दिया, 3,000 रुपए का, ये आपकी इनकम में शामिल होकर टैक्स होगा। एम्प्लॉयर कहता है 3,000 तक तुम दे दो, उससे ऊपर जितना आएगा मैं दूंगा। बिल आया 10,000 का, कितना बेनिफिट हो गया, 7,000 का बिल एम्प्लॉयर ने दिया, आपकी इनकम में शामिल होगा और टैक्सेबल होगा अंडर दैट सैलरी। सेम गोज विद डोमेस्टिक सर्वेंट। अगर सारी तनख्वाह आपका एम्प्लॉयर दे रहा है तो ठीक है, अगर 50% दे रहा है तो आधा बेनिफिट दे रहा है, अगर 3,000 दे रहा है तो 3,000 का बेनिफिट है, अगर 3,000 से ऊपर है तो टोटल खर्चा 10,000 था तो 7,000 का बेनिफिट है। गर्ज ये कि जो बेनिफिट आपका एम्प्लॉयर आपको दे, काम करने के लिए नहीं, काम करने के एवज, तो वो आपकी इनकम में शामिल होके टैक्स होगा। सर आपका एम्प्लॉयर, आपने अपने एम्प्लॉयर से कर्जा लिया 10 लाख का, आपने अपने एम्प्लॉयर को कहा मुझे माफ कर दो, उसने माफ कर दिया। कितने का फायदा आपके एम्प्लॉयर ने आपको दिया, 10 लाख का। ये 10 लाख आपकी इनकम में शामिल होकर टैक्स होगा। हाँ, ये भी हो सकता है वो कहता है भाई ये कर्जा माफ आधा करूंगा आधा नहीं करूंगा, तो कितने का फायदा दिया, 5,000 का आपकी इनकम में शामिल होगा। सर आपने किसी थर्ड पर्सन से कर्जा लिया था, अपने एम्प्लॉयर को बताया कि जनाब वो मुझे थ्रेट कर रहा है, उसको पैसे वापस देने। आपके एम्प्लॉयर ने 10 लाख रुपया, आपका वेवर होता है माफ कर देना, सेटल होता है अदायगी करना। दूसरे बंदे को उसने पैसे दिए हैं, आपके सेटलमेंट की है। गर्ज ये कि जो पैसा आपके एम्प्लॉयर ने आपको माफ किया या आपके एम्प्लॉयर ने आपका कर्ज अदा करने के लिए किसी दूसरे को दिया, फायदा देखना कितना दिया, आपकी इनकम में शामिल होकर टैक्स होगा। सर सेल्फ हायरिंग ऑफ प्रॉपर्टी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी के साथ पढ़ाऊंगा। आपका एम्प्लॉयर आपको फ्री में, आप होंडा में जॉब करते हैं, आपका एम्प्लॉयर आपको कहता है जनाब गाड़ी की ट्यूनिंग और गाड़ी की सारी डेंटिंग पेंटिंग की सर्विसेज फ्री हैं। जनाब इस केस में जो फ़ायदा आपको आपके एम्प्लॉयर ने दिया वो आपकी इनकम में शामिल होगा और टैक्सेबल होगा अंडर दैट सेल। आपके एम्प्लॉयर ने आपको कुकिंग ऑयल फ्री दे दिया 10 किलो, आपके एम्प्लॉयर ने आपको AC फ्री दे दिया, आपके एम्प्लॉयर ने आपको 10 लाख वाली गाड़ी 2 लाख की दे दी। कितने का फ़ायदा दिया, 8 लाख का। सर जो फ़ायदा आपका एम्प्लॉयर आपको दे रहा है काम करने के लिए नहीं, काम करने के एवज, ये आपकी इनकम में शामिल होगा और टैक्सेबल होगा अंडर दैट सैलरी। सर एक फ़ायदा और है जो आपका एम्प्लॉयर आपको दे सकता है और वो फ़ायदा है आपको फ्री लोन दे दे।
अगर आपका एम्प्लॉयर आपको फ्री में लोन दे दे तो असल में उसने कितने का फायदा दिया? सर मार्केट से लोन लेते फॉर एग्जांपल तो 10% में मिलता, आपने 20 लाख का लोन लिया सर, मार्केट से लोन लेते तो 10% पर मिलता, तो असल में 2 लाख रुपए का फायदा है जो आपके एम्प्लॉयर ने आपको दिया, आपकी इनकम में शामिल होगा और टैक्सेबल होगा अंडर द हेड। ये पहली बात है। हाँ ऐसा भी हो जाता है कि आपको मार्केट से या बेंचमार्क रेट है 10%, आपको बेंचमार्क रेट तो 10%, आपका एम्प्लॉयर आपको कहता है मैं तुम्हें 5% पर दे दूंगा, तो आपके एम्प्लॉयर ने आपको कितने का फायदा दिया? 5% का फायदा दिया, वो आपके इनकम में शामिल होगा और टैक्सेबल होगा अंडर दैट सैलरी। और बाज ऐसे भी होते हैं जो कहते हैं भाई मैंने आपको लोन देना ही नहीं है, बेंचमार्क 10% है, मैं 12% पे दूंगा। अब इस केस में आप मजबूर थे, आपने कहा ठीक है मुझे बैंक वाले सिक्योरिटी मांग रहे, मेरा एम्प्लॉयर मुझे लोन दे तो रहा है ना, आपने उससे 12% पर लोन ले लिया। अब इस केस में जो 12% पे लोन आपने अपने एम्प्लॉयर से लिया है वो आपकी 12% का लोन जो आपने अपने एम्प्लॉयर से लिया है वो इस केस में कोई बेनिफिट आपका एम्प्लॉयर आपको नहीं दे रहा, कुछ भी टैक्सेबल अंडर द हेड सैलरी नहीं होगा। तो 3 केसेस हैं, फ्री दे दे तो 10% के हिसाब से बेनिफिट टैक्सेबल अंडर द हेड सैलरी, रियायत कर दे कंसेशनल लोन दे दे तो जितनी रियायत की वो बेनिफिट अंडर द हेड सैलरी, और बेंचमार्क रेट से ऊपर दे दे या बेंचमार्क पे दे दे तो कोई रियायत नहीं की, इस केस में कुछ भी टैक्सेबल अंडर द हेड सैलरी नहीं होगा। अलबत्ता अगली बात वो ये कहता है हाँ अगर आपने 1 मिलियन का लोन लिया है तो उस पर ये वाला रूल अप्लाई नहीं होता। मैंने अपने एम्प्लॉयर से 8 लाख रुपए का लोन लिया इंटरेस्ट फ्री, कितना बेनिफिट टैक्सेबल होगा अंडर दैट सैलरी? कुछ भी नहीं। क्यों? 1 मिलियन तक के लोन पर ये वाला रूल अप्लाई नहीं। मैंने अपने एम्प्लॉयर से लोन लिया 9 लाख रुपए का, उसने मुझे 4% पे लोन दिया, 6% का फायदा दिया, कितना टैक्सेबल अंडर दैट सैलरी होगा? कुछ भी नहीं। 1 मिलियन तक के लोन पर कुछ भी टैक्सेबल नहीं। आगे आ जाओ, अगली बात है अगर सर ये एक्सेप्शन का पहला पॉइंट था, एक्सेप्शन का दूसरा पॉइंट, अगर मैंने अपने एम्प्लॉयर से लोन लिया, अगर मैंने अपने एम्प्लॉयर को डिपॉजिट कराया हुआ था, या मैंने सर जब पी फंड, मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, होता है कि जब मैं किसी इदारे में जाते हैं हम नए इदारे में, तो वो आपसे पी फंड आपका, अगर उस इदारे में ऑप्शन है तो वो आपका पी फंड खोल देते हैं। पी फंड में क्या होता है? आपको इंटरेस्ट मिल रहा होता है। अगर आपने कह दिया मैं सूद नहीं लूंगा और मैं इंटरेस्ट नहीं लूंगा, तो कल को अगर अब आपका सूद लेना बन रहा था प्रॉफिट ऑन डेट, आपने क्या कर दिया? वेव कर दिया। अब अगर कल को आप लोन लेंगे तो आपको, अगर आपका एम्प्लॉयर इंटरेस्ट फ्री लोन देगा तो टैक्स वाला इस पर भी टैक्स नहीं लगाएगा। फिर सुनो, मेरा 25 लाख पी फंड का बनता था, इस पर 10% के हिसाब से मेरा इंटरेस्ट बनता था, मैंने उन्हें कह दिया मैं सूद नहीं लूंगा। अब इस केस में मुझे सूद नहीं मिल रहा, बाद में मुझे जरूरत पड़ गई, मैंने 20 लाख रुपए अपनी कंपनी से लोन लिया, कंपनी ने मुझे इंटरेस्ट फ्री लोन दिया। अब इस केस में 20 लाख के लोन पर बेंच मार्क के हिसाब से 2 लाख रुपए का फायदा हो रहा है साल का, यस और नो? लेकिन वो मेरी इनकम में शामिल नहीं होगा, क्योंकि जब मैंने सूद से इनकार किया है, जब मैंने सूद लेने से इनकार किया है और मेरे एम्प्लॉयर ने मुझे इंटरेस्ट फ्री लोन दिया, तो टैक्स वाले भी उसे मेरी इनकम में शामिल। सर ये अगला पॉइंट है, बार बार 2 से 3 बार आ चुका है पेपर में सर, और बच्चों को समझने में प्रॉब्लम होती है, इसलिए मैं इतनी डिटेल में गया। सर जब मेरा सूद लेना बनता था मैंने सूद नहीं लिया, आज मुझे सूद ना देने की वजह से फायदा हो रहा है, तो वो इनकम में शामिल होकर टैक्स नहीं होगा, ये वाला फायदा टैक्सेबल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मैंने भी तो नहीं ना लिया था। अब यहां पर एक और सवाल है, जब मैंने देना था तो वो, जब मुझे मिलना था तो वो 6% था, जब मैंने पे करना है तो वो 10% है, तो फिर क्या होगा? सर जी ये सवाल पिछली बार आया, पिछली बार। इसका जवाब है भैया असूल की बात है, सूद लेना देना है ही नहीं, इसमें 4% 6% की बात नहीं है।
अगर जब मैंने पे करना था मैंने तब, जब मैंने वसूल करना था मैंने तब नहीं लिया, तो अब जब मुझे पे करना है तो तब भी चार्ज मेरी इनकम में शामिल नहीं होगा। सर ये पॉइंट समझ आ गया? अगली बात, सर आपको तो पता है इनकम फ्रॉम बिजनेस में से खर्चे माइनस करने की इजाजत होती है, यस और नो? अगर मैंने आई कैप से लोन लिया 20 लाख का, और लोन लेकर पता है क्या किया है, एक ऊपर पे गाड़ी खरीद के ऊपर पे चला दी, तो क्या वो जो मुझे 10% के हिसाब से बेनिफिट मेरी इनकम में शामिल हो रहा है जो मैंने आई कैप से लोन लिया है, क्या वो ऊपर से जो इनकम आ रही है उसमें से माइनस करने की इजाजत होगी? द आंसर इज यस। सुनना, पहली बार मैंने लोन लिया अपने एम्प्लॉयर से, उस पर वो मेरे एम्प्लॉयर ने मुझे लोन दिया और वो इंटरेस्ट फ्री या कंसेशनल लोन था, यानी मेरे एम्प्लॉयर ने मुझे लोन जो दिया उस पर मुझे फायदा दिया। मैंने वो लोन इस्तेमाल कहाँ किया? किसी ऐसे एसेट को खरीदने में जिस पर मुझे इनकम आए, वो इनकम जो चार्जेबल टू टैक्स हो। सर समझ आ रही है? तो उस इनकम में से ये जो प्रॉफिट ऑन डेट, ये जो बेनिफिट मिला था, क्या माइनस करने की इजाजत होगी? द आंसर इज यस। अगर मैंने लोन लेकर एसेट खरीद कर बिजनेस शुरू कर दिया और उससे जो बेनिफिट हो रहा है और इनकम आ रही है, क्या उसमें से ये माइनस करने की इजाजत होगी प्रॉफिट ऑन डेट? तो द आंसर इज यस। अब बड़ा अजीब हो जाएगा सर, एक तरफ तो आपका एम्प्लॉयर आपको 2 लाख का फायदा दे रहा है, वो आपकी अंडर द हेड इनकम फ्रॉम सैलरी इनकम में शामिल होगा, और दूसरी तरफ ये आपने इसकी ऊबर पर गाड़ी खरीदी, ऊबर की इनकम थी 4 लाख रुपए, उसमें से क्या वो वाला 2 लाख माइनस होगा? द आंसर इज यस, माइनस होगा। एक तरफ सैलरी के अंदर इनकम में शामिल होगा, दूसरी तरफ इनकम फ्रॉम बिजनेस में वो 2 लाख रुपए एज डिडक्शन अलाउ भी होगा। तो वो ये कह रहा है अगर आप अपने एम्प्लॉयर से इंटरेस्ट फ्री लोन लेते हैं या कंसेशनल लोन लेते हैं, तो जितना फ़ायदा आपको अंडर दैट सैलरी हो रहा है, अगर वो लोन आप इस्तेमाल करते हैं बिजनेस के लिए, तो जितना बिजनेस के लिए वो खर्चा है वो माइनस करने की इजाज़त होगी। इधर इनकम में शामिल होगा, उधर माइनस करने की इजाज़त होगी। लो सर, ये वाली बात थी जो वेयर एन अमाउंट, ये वाला जो दरमियान वाला पैरा है, ये मैंने आपको बड़ी डिटेल से समझाया है। एक बार फिर आपने लोन लिया अपने एम्प्लॉयर से, उस लोन को इस्तेमाल किया ऐसा एसेट खरीदने में जिससे जनरेट होने वाली इनकम चार्जेबल टू टैक्स थी। उस इनकम में से खर्चे के तौर पे क्या वो वाला बेनिफिट माइनस करने की इजाजत होगी जो ऑलरेडी टैक्सेबल अंडर द हेड सैलरी है? द आंसर इज यस। जो एक्चुअल पे किया है वो तो माइनस होगा, जो ऑलरेडी चार्जेबल टू सैलरी है वो भी माइनस होगा। तो वो लिखता ही है कि बेंचमार्क रेट के हिसाब से माइनस करने की इजाजत होगी, क्योंकि जो आपको बेनिफिट मिला है और जो आपने पे किया है वो जमा करेंगे तो हमेशा बेंचमार्क रेट के बराबर बनेगा। यानी अगर आपने अपने एम्प्लॉयर से लोन लेके इस्तेमाल किया उसको बिजनेस में, तो 10% के हिसाब से वो माइनस करने की इजाज़त होगी। और एक ऐसा केस नंबर 2, आपने लोन लिया, लोन लेकर गाड़ी में इन्वेस्ट किया, आपके एम्प्लॉयर ने 12% पे लोन दिया, अब कितना अब माइनस करने की इजाजत होगी कितने परसेंट? 12%। और अगर कंसेशनल लोन होता या इंटरेस्ट फ्री लोन होता तो आपको 10% के हिसाब से माइनस करने की इजाजत थी प्रॉफिट ऑन डेट। और अगर कंसेशनल और इंटरेस्ट फ्री लोन नहीं है बल्कि बेंचमार्क या उससे ऊपर वाला लोन है तो एक्चुअल माइनस करने की इजाजत होगी। ये सर उसने बात इंटरेस्ट फ्री लोन में कही है। सर रिटायरमेंट बेनिफिट में आ गया सबसे पहले ग्रेचुटी। ग्रेचुटी के बारे में सीधी बात है, अगर मैं आपको सबसे पहला स्टेप है
स्टेप नंबर 1, ग्रेचुटी का स्टेप नंबर 1 ये है, सरकारी है, गवर्नमेंट की है तो एग्जैम्प्ट। स्टेप नंबर 2, ग्रेचुटी अप्रूव्ड है या नॉट अप्रूव्ड। अगर अप्रूव्ड है तो स्टेप नंबर 3, फंड है या स्कीम है। अगर फंड है तो एग्जैम्प्ट, अगर अप्रूव्ड ग्रेचुटी फंड है तो एग्जैम्प्ट, अगर गवर्नमेंट की है तो एग्जैम्प्ट, अगर अप्रूव्ड ग्रेचुटी स्कीम है एग्जैम्प्ट अप टू 3 लाख, एग्जैम्प्ट अप टू 3 लाख। और अगर अप्रूव्ड ग्रेचुटी फंड है एक तरफ अप्रूव्ड ग्रेचुटी स्कीम है। सर ये दोनों बात, और अगर अप्रूव्ड ही नहीं है, और अगर अप्रूव्ड नहीं है तो इस पर क्या रूल है सर? इस पर रूल है एग्जैम्प्ट अप टू 75,000, फर्क नहीं पड़ता, अप्रूव्ड नहीं है तो फर्क नहीं पड़ता फंड है या स्कीम है, 75,000 या 50% ऑफ द अमाउंट, विच एवर इज लोअर, इस हद तक एग्जैम्प्ट होगी। ये जो अनअप्रूव्ड आपके साथ अभी डिस्कस किया, ये जो अनअप्रूव्ड आपके साथ अभी डिस्कस किया कि अनअप्रूव्ड है तो चाहे फंड हो या स्कीम हो, 75,000 या 50% विच एवर इज लोअर, इस हद तक एग्जैम्प्ट होगी। और इसके बारे में उसने लिखा हुआ है अनअप्रूव्ड ग्रेचुटी जो है उसके पास भी आपके पास ऑप्शन है, चाहे तो एनटीआर के तौर पे ट्रीट कर लें, चाहे तो सेपरेट ब्लॉक आइटम के तौर पे ट्रीट कर लें। चाहे तो एनटीआर के तौर पे ट्रीट कर लें, सर जी 5 बातें गई थी ना। दूसरी बात ये थी अनअप्रूव्ड ग्रेचुटी फंड या स्कीम, चाहे तो एनटीआर के तौर पे ट्रीट कर लें, चाहे तो सेपरेट ब्लॉक आइटम के तौर पे ट्रीट कर लें। अच्छा जी, ये वाली बात भी हो गई। अब ये वाली अब ये जो एक्सेप्शन है, कुछ बच्चे गलत फहमी में समझते हैं कि ये एक्सेप्शन ओवरऑल है, नहीं, ये सिर्फ अनअप्रूव्ड की एक्सेप्शंस हैं। अगर एक डायरेक्टर जो रेगुलर एम्प्लॉय नहीं है उसको ये वाली रियायत नहीं मिलेगी, अगर एक से ज्यादा ग्रेचुटी है उसको ये वाली रियायत नहीं मिलेगी, अगर नॉन रेजिडेंट है उसको ये वाली रियायत नहीं मिलेगी, और अगर पेमेंट इज मेड आउटसाइड पाकिस्तान है तो उसको ये वाली रियायत, यानी जो 75,000 या 50% ऑफ द अमाउंट विच एवर इज लोअर तक एग्जाम्प्ट है, ये वाली रियायत है, ये नहीं मिलेगी। सर पेंशन एग्जाम्प्ट होती है आसान अल्फाज में। हाँ, अगर एक बंदा रिटायर होने के बाद पेंशन ले रहा हो और वापस उसी के पास या अपने एम्प्लॉयर के पास या उसके एसोसिएट के पास दोबारा नौकरी कर ले, यानी एक एम्प्लॉय अपने ही एम्प्लॉयर से सैलरी भी ले रहा हो और पेंशन भी ले रहा हो, तो ये सैलरी टैक्सेबल होनी है, पेंशन भी टैक्सेबल होगी। सर जी पेंशन एग्जाम्प्ट होती है, लेकिन अगर एक बंदा अपने एम्प्लॉयर से या उसके एसोसिएट से पेंशन भी ले रहा हो और सैलरी भी ले रहा हो तो पेंशन टैक्सेबल हो जाती है। अगर और दूसरे नंबर पे अगर एक से ज्यादा पेंशन हो तो एक पेंशन एग्जाम्प्ट है, दूसरी पेंशन एग्जाम्प्ट नहीं है। लेकिन अगर किसी बंदे की उम्र 60 साल से ज्यादा है तो हर तरह की पेंशन एग्जाम्प्ट है, और अगर कोई बंदा सरकारी मुलाजिम है या आर्मी का मुलाजिम है तो हर तरह की पेंशन एग्जाम्प्ट है। मैंने 5 बातें गई हैं, पेंशन एग्जाम्प्ट। बात नंबर दूसरी, अपने एम्प्लॉयर से पेंशन और सैलरी ले रहे हो तो पेंशन टैक्सेबल। बात नंबर तीसरी, एक से ज्यादा पेंशन ले रहे हो तो हायर एग्जाम्प्ट, दूसरी टैक्सेबल। बात नंबर चौथी, 60 से ज्यादा साल के हो तुम्हारा हिसाब नहीं करेंगे, सारी पेंशन एग्जाम्प्ट। 5वीं बात, सरकारी मुलाजिम हो या आर्मी के बंदे हो तुम्हारी पेंशन एग्जाम्प्ट। लो सर, पी फंड की बात करने लगा। पी फंड, अगर गवर्नमेंट का पी फंड है तो कोई टैक्स नहीं होगा। अगर अनरिकॉग्नाइज्ड पी फंड है तो कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा, सिर्फ टैक्स लगेगा जब एक्यूमुलेटेड बैलेंस आपको मिलेगा। सर जी अगर रिकॉग्नाइज नहीं है, अनरिकॉग्नाइज्ड है, तो जिस वक्त आपको एक्यूमुलेटेड बैलेंस मिलेगा ना उस वक्त सिर्फ टैक्स लगेगा। गौर कीजिएगा, यहां पर
कोई ट्रीटमेंट नहीं, कोई ट्रीटमेंट नहीं, कोई ट्रीटमेंट नहीं, सिर्फ यहां पर जिस वक्त एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन एंड इंटरेस्ट ऑन एक्यूमुलेटेड बैलेंस, सर सिर्फ तब टैक्स लगेगा, और वो भी जो एम्प्लॉय पे कर रहा है उस अमाउंट पे नहीं। सर असल में प्रोविडेंट फंड में ना एक बात समझ लें, एक तरफ होता है एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन और एक तरफ होता है एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन। ये दोनों कंट्रीब्यूट करके इसको करते हैं इन्वेस्ट, इससे आता है इंटरेस्ट इनकम। और जब वो नौकरी छोड़ता है तो एक अमाउंट बन जाती है तगड़ी सी, एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन भी होता है, एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन भी होता है, इंटरेस्ट भी होता है, ये ज्यादा सारी अमाउंट बन जाती है। सर ये होता है एक्यूमुलेटेड बैलेंस। अब जरा बात सुनो, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन, इंटरेस्ट सब मिलकर एक्यूमुलेटेड बैलेंस। जब कोई बंदा नौकरी छोड़ता है ना तो उसे ये वाला बैलेंस मिलता है। अब ये जो बैलेंस उसको मिल रहा है, क्या इस पर टैक्स लगेगा? अनरिकॉग्नाइज के केस में सिर्फ इसी पर ही टैक्स लगेगा। और पता है किस अमाउंट पर? एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन और इंटरेस्ट वाली जो अमाउंट है इसको जमा करेंगे, इस पर टैक्स लगेगा। एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन पर टैक्स, तो या तो एक्यूमुलेटेड बैलेंस में से एम्प्लॉय लेस कर दें एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन, या एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन में इंटरेस्ट ऐड कर दें, जो अमाउंट बनेगी इस पर टैक्स लगेगा जब पे करेंगे तब, यानी जब वो बंदा वसूल करेगा तब। लेकिन अगर रिकॉग्नाइज्ड बी फंड हुआ तो सिलसिला थोड़ा सा डिफरेंट है। पता है क्या डिफरेंट है? अब एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन पर भी टैक्स लगेगा, इंटरेस्ट पर भी टैक्स लगेगा, लेकिन एक्यूमुलेटेड बैलेंस पर टैक्स नहीं लगेगा। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन जब वो कंट्रीब्यूट करेगा तब टैक्स लगेगा। कितना? सर 1.5 लाख या 1/10 ऑफ बेसिक सैलरी डियरनेस अलाउंस, इन दोनों में से जो लोअर है इस हद तक एग्जेम्प्ट होगा, इससे ऊपर वाले पे टैक्स लगेगा। सर एग्जेम्प्ट अप टू हायर ऑफ, सर जी अगला, अगर इंटरेस्ट मिल रहा है 16% के हिसाब से जो इंटरेस्ट है, या 1/3 ऑफ बेसिक सैलरी डियरनेस अलाउंस, विच एवर इज हायर, इन दोनों में से गौर कर रहे हैं सर। एग्जेम्पशन में 99% हमेशा लोअर की बात होती है, ये उसके अंदर एक अनयूजुअल बात है कि जनाब एग्जेम्प्ट अप टू हायर ऑफ 16% या 1/3 ऑफ बेसिक सैलरी डियरनेस अलाउंस, इन दोनों में से जो इंटरेस्ट आपको मिला है, वो जो इंटरेस्ट मिला है उसको लिखेंगे, और इन दोनों में से जो हायर होगा उस हद तक वो एग्जेम्प्ट होगा। आपको इंटरेस्ट हुआ है 1,20,000, आपको इंटरेस्ट मिला है 120, 16% के हिसाब से बनता है 100, और 1/3 के हिसाब से बनता है 105, तो 105 तक एग्जेम्प्ट होगा और 15 टैक्सेबल होगा। ऐसा ही है ना भाई? लो सर, रिकॉग्नाइज पी फंड में एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन जितना करता है उस पर टैक्स लग जाता है, इंटरेस्ट जितना आता है उस पर टैक्स लग जाता है, हाँ एक्यूमुलेटेड बैलेंस पर टैक्स नहीं लगता। सर यहां पर एक बात बड़ी जरूरी है, यहां एक वाहिद केस है पूरे टैक्स में, वो भी पूरे टैक्स में वाहिद है जहां पर मिनिमम टाइम स्केल आया है, और ये भी पूरे टैक्स में वाहिद है जहां पे बेसिक सैलरी और डियरनेस अलाउंस इकट्ठा डील कर रहे हैं। सर बहबूद फंड है, इसके हवाले से जो पैसे हैं वो एग्जेम्प्ट है। 4 बातें जरूरी हैं। अस्पताल अपने एम्प्लॉय का फ्री इलाज करे, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन अपने एम्प्लॉय को फ्री एजुकेशन दे, और होटल अपने एम्प्लॉय को फ्री खाना दे। जितना भी बेनिफिट होगा वो टैक्सेबल नहीं होगा, एग्जेम्प्ट होगा। सर मैंने 3 बातें बताई हैं, ये तीनों बातें ज़हन में रखनी है। कौन कौन सी? सर होटल वाली, खाना जी, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। सर जी आप, मैंने क्लास के बाद रुकूंगा और आपसे पूछूंगा, जो सवाल पूछना हो ज़रूर पूछेगा, मैं अवेलेबल हूँगा क्लास के फौरी बाद, ठीक है? मुझे भी थोड़ा सा परफॉर्म करने दें, जज़ाकल्लाह। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में फ्री एजुकेशन, हॉस्पिटल और क्लिनिक में फ्री और सब्सिडाइज्ड अस्पताल मेडिकल ट्रीटमेंट दे रहा है, होटल फूड दे रहा है, और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन फ्री और सब्सिडाइज्ड
एजुकेशन दे रहा है, ये क्या होगा सर जी? बेनिफिट तो मिल रहा है लेकिन ये टैक्सेबल नहीं होगा, एग्जेम्प्ट होगा। सर मेडिकल ट्रीटमेंट, 4 बातें इसमें कीमती हैं। सबसे पहली बात, अगर अकेला मेडिकल अलाउंस हो, अगर अकेला मेडिकल अलाउंस हो तो वो क्या होगा जी? सर वो अप टू 10% ऑफ बेसिक सैलरी एग्जेम्प्ट होगा। अगर अकेली मेडिकल फैसिलिटी हो तो देखेंगे वो एज पर द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट है या नहीं। एज पर द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट हो, एंटीएन ऑफ द प्रैक्टिशनर अवेलेबल हो और अटेस्टेड बाय द एम्प्लॉयर हो। अगर ये तीनों बातें पूरी हो गई तो वो मेडिकल फैसिलिटी क्या हो जाएगी? एग्जेम्प्ट। अगर वो कुछ भी ना कहे, सिर्फ ये कह दे मेडिकल फैसिलिटी है, तो आपने ज्यूम करना है ये सारी कवाइफ पूरे हैं। एज पर द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट होना चाहिए, एंटीएन ऑफ द प्रैक्टिशनर अवेलेबल और अटेस्टेड बाय द बैटरी लो, इसकी भी है भाई। हाँ जी, एंटीएन ऑफ द प्रैक्टिशनर अवेलेबल हो और टेस्टेड बाय द एम्प्लॉयर हो। सर ये 3 बातें, मेडिकल फैसिलिटी एज पर द टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट पहली बात, फिर उसके अंदर 2 बातें, एंटीएन ऑफ द प्रैक्टिशनर अटेस्टेड बाय द एम्प्लॉयर। अगर ये वाली बातें होंगी तो मेडिकल फैसिलिटी क्या हो जाएगी? एग्जेम्प्ट। और ये वाली बात हमने मेडिकल अलाउंस और मेडिकल फैसिलिटी दोनों वाली बातें कर ली। अगर ये दोनों मिल रहा हो, यानी मेडिकल अलाउंस भी हो और मेडिकल फैसिलिटी भी हो, तो पहले किसको देखना है? मेडिकल फैसिलिटी को। अगर मेडिकल फैसिलिटी एग्जेम्प्ट है तो मेडिकल अलाउंस टोटली टैक्सेबल हो जाएगा। अगर मेडिकल फैसिलिटी टैक्सेबल है तो मेडिकल अलाउंस एग्जेम्प्ट होगा अप टू 10% ऑफ बेसिक सैलरी। 4 बातें, मेडिकल अलाउंस अकेला हो तो 10% ऑफ बेसिक सैलरी तक एग्जेम्प्ट है, मेडिकल फैसिलिटी अकेली हो तो एज पर द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट हो, एंटीएन ऑफ द प्रैक्टिशनर टेस्टेड बाय द एम्प्लॉयर हो तो एग्जेम्प्ट है। मेडिकल अलाउंस और मेडिकल फैसिलिटी दोनों, तो पहले किसको देखना है? फैसिलिटी को। अगर फैसिलिटी एग्जेम्प्ट है तो अलाउंस टैक्सेबल होगा, और मेडिकल अलाउंस और मेडिकल फैसिलिटी दोनों और मेडिकल फैसिलिटी टैक्सेबल हो तो मेडिकल अलाउंस पर क्या रूल लगेगा? और यार यस और नो? लो सर जी। लीव इनकैशमेंट हमेशा टैक्सेबल होती है सिवाय सरकारी मुलाजम प्रिपरेटरी टू रिटायरमेंट ले, WPPF एग्जेम्प्ट होता है। उसके बाद हमारे पास ये 2-3 बातें आ रही हैं। यस, एक बात, सैलरी अर्नड आउटसाइड, कोई बंदा पाकिस्तान से बाहर गया, बाहर जाके नौकरी लग गई, सैलरी कमाई और फिर उस टैक्स ईयर में वापस पाकिस्तान नहीं आया। सर अगर कोई पाकिस्तान से बाहर गया है और फिर उसकी बाहर नौकरी लग गई और वह फिर उस टैक्स ईयर में वापस पाकिस्तान नहीं आया, तो ऐसे बंदे की जो सैलरी होती है, सॉरी, ऐसे बंदे की सैलरी एग्जेम्प्ट होती है, टैक्सेबल नहीं होती। लीव्स पाकिस्तान ड्यूरिंग अ टैक्स ईयर, बाहर ही रहा और उस टैक्स ईयर में वापस पाकिस्तान नहीं आया तो उसकी सैलरी एग्जेम्प्ट होगी। ये फॉरेन सोर्स सैलरी की बात कर रहा हूं मैं। दूसरा, अगर कोई बंदा पाकिस्तान में फॉरेन सोर्स सैलरी कमा रहा है तो वो भी एग्जेम्प्ट होगी। 2 शर्तें, उसके एम्प्लॉयर ने, सर एक बंदा पाकिस्तान में बैठा हुआ है और ऑनलाइन जॉब कर रहा है कनाडा में, उसको सैलरी आ रही है महीने की 3 लाख रुपए, क्या उस पर टैक्स लगेगा या नहीं? पहली बात, उसको सैलरी मिल रही है, उस पर टैक्स लगेगा या नहीं? पहली बात। उसके एम्प्लॉय, कनाडा वाले एम्प्लॉयर ने टैक्स काट के दिया उसको और वहां की एफबीआर को जमा करवाया, कनाडा के एफबीआर को जमा करवाया। सर असल में टैक्स जमा होता है ना तो चलान आ जाता है, वो चलान सबूत होता है कि एम्प्लॉयर ने टैक्स काटा भी है और जमा भी कराया। यानी यहाँ पर जो बंदा फॉरेन सोर्स सैलरी कमा रहा है उसके पास वो वाले चलान मौजूद हैं, तो इसका मतलब है कि सैलरी उसके एम्प्लॉयर ने डिडक्ट भी की है और वहाँ की रेवेन्यू अथॉरिटी को जमा भी कराई है। अगर डिडक्ट भी की हो, रेवेन्यू अथॉरिटी को जमा भी की हो, कराई हो, तो वो सैलरी एग्जेम्प्ट होती है। सर एम्प्लॉयर ने विदहेल्ड भी किया है और वहाँ की रेवेन्यू अथॉरिटी को जमा भी करवाया। और सर
अब आ गई हमारी आज की आखिरी बात, एम्प्लॉय शेयर स्कीम। और इसके लिए मैं क्या करने जा रहा हूँ, एक स्लाइड सर जी, एम्प्लॉय शेयर स्कीम असल में क्या है? एम्प्लॉय शेयर स्कीम असल में क्या है? एम्प्लॉयर ना एम्प्लॉय को सेंस ऑफ ओनरशिप देना चाहता है, यानी एम्प्लॉयर चाहता है कि एम्प्लॉय को लगे ये उसकी कंपनी है। उस सेंस ऑफ ओनरशिप देने के चक्कर में एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को उसका शेयर होल्डर बना देता है, उसको शेयर्स दे देता है। अब एम्प्लॉय का जो फायदा होता है शेयर्स मिलने से, वो एम्प्लॉय का जो फायदा होता है शेयर मिलने से, वो असल में एम्प्लॉय की इनकम होती है और टैक्सेबल होती है अंडर द हेड सैलरी। ठीक हो गया सर जी? अगर मैं एम्प्लॉय शेयर स्कीम की बात करूं तो उसमें सबसे पहला केस आता है, सर एम्प्लॉयर ने शेयर्स दिए, शेयर्स बाय एम्प्लॉयर, कितने के? 1000 शेयर्स दिए जिनकी फेयर मार्केट वैल्यू क्या थी? 100 रुपए। कितने का फायदा एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को दिया? 1 लाख रुपए का। सर ये 1 लाख रुपए का फायदा एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को दिया है और ये उसकी इनकम में शामिल होगा और टैक्सेबल होगा अंडर दैट सैलरी, यस और नो? अच्छा जी, मैं समझा कोई टेक्निकल सवाल है। सर ये ब्लैक कलर आपको पसंद है? नहीं सर। फेयर मार्केट वैल्यू, फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स बाय एम्प्लॉयर 1000 शेयर थे, 100 रुपए का एक शेयर था, असल में 1 लाख रुपए का फायदा एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को दिया है, एम्प्लॉय की इनकम में शामिल होगा और टैक्सेबल होगा अंडर दैट सैलरी। मुश्किल तो नहीं बात कही मैंने? सुनो सर, अगर एम्प्लॉयर ने कहा है भाई मुफ्ता नहीं लगेगा, 10,000 रुपए दो तो तुम्हें 1 लाख के शेयर दे दूंगा, सर आप बताइए कितने का फायदा हुआ है? जितने का फायदा हुआ वो टैक्सेबल होगा अंडर दैट सैलरी। क्लियर? आगे आ जाओ सर। केस नंबर 2। केस नंबर 2 ये कि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को शेयर्स नहीं दे रहा बल्कि शेयर्स खरीदने की ऑप्शन दे रहा है। सर याद रखिएगा, ये ऑप्शन जो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को दे रहा है ये टैक्सेबल नहीं होती। क्यों? सर जी आपको आपके एम्प्लॉयर ने कहा है ये लो एक पेपर, उस पर लिखा हुआ है कि मिस्टर अली इमरान को 1000 शेयर 10 रुपए के हिसाब से दे दो। सर ये जो उसने मुझे डॉक्यूमेंट दिया है इसके थ्रू मैं शेयर खरीद सकता हूं, लेकिन फायदा कब होगा? फायदा 2 तरीके से हो सकता है। ये वाला जो कागज है या मैं इस ऑप्शन को ही बेच दूं, या मैं इस ऑप्शन को ही बेच दूं। सर जी 100 रुपए का शेयर है, मुझे कितने का मिल रहा है? 10 रुपए का। तो भाई मैं किसी को भी बेचूंगा वो तो आराम से बिक जाएगा। लेट से ये मैंने बेच दिया और डिस्पोजल प्रोसीड आई, ₹80,000 की। एक केस ये है कि मेरे एम्प्लॉयर ने मुझे कहा था बस ये ऑप्शन अली इमरान को दे दिया, अली इमरान चाहे तो ये 100 रुपए वाला शेयर 10 रुपए के हिसाब से खरीद सकता है। तो भैया मेरा एम्प्लॉयर मुझे फायदा देना चाह रहा था ना, उसने मुझे ये वाली ऑप्शन दी, मैंने ये ऑप्शन ही आगे बेच दी। सर समझ आ रही है? मैंने ये ऑप्शन आगे बेच दी। कितने पैसे कमाए? 80,000 रुपए मेरी इनकम में शामिल होंगे और टैक्सेबल होंगे अंडर दैट सैलरी। केस एक और भी इसके अंदर बात आ सकती है।
मेरे एम्प्लॉयर ने कहा भाईजान मुफ्ती के नहीं मिलेंगे, अगर तुम्हें ये शेयर चाहिए 1000 शेयर तो, और तुम सीरियस हो तो कम से कम 1000 रुपये जमा करवाओ। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैंने 1000 जमा करवा दिया। ये कॉस्ट ऑफ ऑप्शन थी, तो 1000 जमा करा के भी मुझे कितने का फायदा हो गया? 79,000 का। सर ये जो 79,000 का फायदा मुझे हुआ है ये मेरी इनकम में शामिल होगा और टैक्सेबल होगा अंडर द हेड सैलरी। सर जी ये केस नंबर 3 था सर। टोटल 6 केस हैं, आधे हो भी गए हैं। केस नंबर 1 शेयर दिए, जितने का फायदा हुआ टैक्सेबल अंडर द हेड सैलरी। केस नंबर 2 ऑप्शन दी, और सर वो पास पेपर में जगह जगह कहता है आपके एम्प्लॉयर ने आपको ऑप्शन दी 20 रुपए की, उस वक्त उस ऑप्शन की फेयर मार्केट वैल्यू थी 60 रुपए। आप फौरन खुश हो जाते हैं, 40 रुपए का फायदा हो गया, टैक्सेबल कर देंगे, गलत हो जाएगा सर, ऐसे नहीं करना। क्यों सर? ऑप्शन टैक्सेबल होती ही नहीं है। ऑप्शन जब एक्सरसाइज करेंगे तब टैक्स होगी, या जब डिस्पोज करेंगे तब टैक्स होगी। डिस्पोज करेंगे तो क्या होगा ये बता दिया। अब यहाँ तीसरा केस होगा, यहाँ चौथा होगा, ये सब कुछ साथ नहीं हो रहा होता नॉर्मली। यहाँ बेचेंगे, ऐसा हो जाता है बाज़ औक़ात कि 10,000 ऑप्शन दी, 5,000 डिस्पोज कर दी, 5,000 एक्सरसाइज कर ली। बहरहाल नॉर्मली यहाँ डिस्पोज हो जाता है, यहाँ बंदा क्या कर लेता है? एक्सरसाइज कर लेता है। जिस दिन एक्सरसाइज किया उस दिन की फेयर मार्केट वैल्यू। फेयर मार्केट वैल्यू ऑन द डेट ऑफ एक्सरसाइज, लेट्स से फेयर मार्केट वैल्यू ऑन द डेट ऑफ एक्सरसाइज थी 100, 1000 शेयर्स थे, 100 रुपये एक्सरसाइज फेयर मार्केट वैल्यू थी, तो सर ये टोटल कितना आ गया? 1 लाख। कॉस्ट ऑफ ऑप्शन, अगर आपने ऑप्शन फ्री में लिया था तो कॉस्ट ऑफ ऑप्शन 0 होगी, अगर आपने ऑप्शन के पैसे दिए थे तो कॉस्ट ऑफ ऑप्शन लेस कर देंगे। अगले नंबर पे आ गया एक्सरसाइज प्राइस। सर आपको 1000 शेयर जिसकी वैल्यू 100 रुपये, आपको आपके एम्प्लॉय ने कहा 10 रुपए के हिसाब से खरीद लो, तो एक्सरसाइज प्राइस क्या हुई? 10 रुपए। लो सर कितने शेयर्स हैं? 1000 मल्टीप्लाई बाय 10 कर लूंगा तो कितने हो गए? 10,000। कितने का फायदा हो गया? सर ये 89,000 का फायदा हो गया जो एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को दिया है, और टैक्सेबल होगा अंडर द हेड सैलरी। अभी तक जितने फायदे हो रहे थे आपका एम्प्लॉयर आपको दे रहा था, आपके एम्प्लॉयर को बुरा लगा, उसने कहा अजीब ड्रामेबाज बंदा है, मैंने तो इसको शेयर इसलिए दिए थे कि ये इसके अंदर लॉयल्टी आएगी, ये समझेगा मेरी कंपनी है, मैंने इसको शेयर दिए, इसने शेयर बेच दिए। अब आपके एम्प्लॉयर ने कहा नहीं भाईजान मैं शेयर दूंगा लेकिन एक शर्त है, तुम इसको बेच, रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफर। ये हमारा केस नंबर। सर मैं कलर चेंज करना चाह रहा हूँ भाई, इजाज़त है? देखिए मैं कोशिश करता हूँ ये डार्क ब्लू रखा है ताकि भाई का दिल ना खराब हो। केस नंबर 5। सर ये वाला केस देखिएगा, थोड़ा ही फर्क है वैसे। सर जी केस नंबर 5, केस नंबर 5 ये था, इसको मैं लिख देता हूं रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफर। सर आपको शेयर दिए, आप शेयर के, आप कैसे मालिक हैं? आप शेयर बेच नहीं सकते, असल में आप मालिक बने ही नहीं, उसने आपको टांगा हुआ है कि आप ये शेयर 3 साल तक ना बेचें। सर समझ आ रही है? तो जब रिस्ट्रिक्शन पीरियड खत्म होता है ना, असल में आप मालिक बनते हैं तब जब आपके पास फ्री राइट टू ट्रांसफर आ जाता है। यस और नो? तो भैया जब आपकी रिस्ट्रिक्शन पीरियड आ गया तो आपने क्या करना है,
आपने कहना भाई रिस्ट्रिक्शन पीरियड आ गया है, लेकिन फेयर मार्केट वैल्यू आफ्टर द रिस्ट्रिक्शन पीरियड जो है वो हम देखेंगे। चूंकि आप मालिक असल में बनते ही तब हैं जब आप उसको बेचने की पोजीशन में होते हैं। तो फेयर मार्केट वैल्यू आफ्टर द रिस्ट्रिक्शन पीरियड, लेट्स से जब रिस्ट्रिक्शन पीरियड थी 3 साल की, 3 साल बाद इसकी वैल्यू हो गई 120 रुपए, 1000 शेयर थे। अच्छा मेरी बात सुनो, यहां रिस्ट्रिक्शन होती है या नहीं होती? तो अगर रिस्ट्रिक्शन होगी तो केस नंबर 4 अप्लाई होगा, और अगर रिस्ट्रिक्शन नहीं होगी तो केस नंबर 5 अप्लाई होगा। मेरी बात समझ आ रही है? फेयर मार्केट वैल्यू आफ्टर द रिस्ट्रिक्शन पीरियड, बाकी चीजें वही हैं। कॉस्ट ऑफ ऑप्शन 1000, एक्सरसाइज प्राइस 10,000, कितना आ गया बकाया? 109,000। सर ये टैक्सेबल होगा अंडर द हेड, सर ये अंडर द हेड सैलरी टैक्स होगा। यहां तक अभी तक जितना फायदा दे रहा था ना मुझे मेरा एम्प्लॉयर दे रहा था, टैक्सेबल अंडर द हेड सैलरी, उसने रिस्ट्रिक्शन लगाई, रिस्ट्रिक्शन खत्म हुई, तब मुझे जो फायदा हुआ मेरे एम्प्लॉयर ने दिया। रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई मैंने, शेयर फेयर मार्केट वैल्यू जो थी वो जो फायदा हुआ मेरे एम्प्लॉयर ने मुझे दिया। गर्ज ये कि शेयर मिल गए तो फायदा मेरे एम्प्लॉयर ने दिया, ऑप्शन मिल गई तो यहां से बेचूंगा या एक्सरसाइज करूंगा। बेचा जो फायदा हुआ वो मेरे एम्प्लॉयर ने दिया, एक्सरसाइज किया जो फायदा हुआ मेरे एम्प्लॉयर ने दिया। बाज़ औक़ात वो कह देता है शेयर ही राइट, ट्रांसफर ऑप्शन की बात ही नहीं करता, वो कहता है शेयर को बेचने का राइट नहीं है। और बाज़ औक़ात वो कहता है ऑप्शन को एक्सरसाइज कर लिया लेकिन बेचने का राइट नहीं है, ट्रांसफर के राइट में वो रिस्ट्रिक्ट कर देता है बाज़ औक़ात। समहाउ जो भी केस है, जब तक आप एक बार मालिक नहीं बन जाते, जितना बेनिफिट होगा टैक्सेबल अंडर द हेड, टैक्सेबल अंडर द हेड, ओए हाँ ना तो करो यार सर जी, टैक्सेबल अंडर द हेड सैलरी होगा। अलबत्ता अगर आप एक बार मालिक बन गए, उसके बाद जो शेयर की कीमत बढ़ी, मुझे बताएं कि आपके एम्प्लॉयर ने आपको फायदा दिया? एम्प्लॉयर ने तो शेयर दे दिया, अब उसकी कीमत बढ़ गई है, इसमें एम्प्लॉयर ने आपको फायदा नहीं दिया, आपको फायदा शेयर की कीमत बढ़ने की वजह से मिला है। वो फायदा जो आपको शेयर की कीमत बढ़ने की वजह से मिलता है वो टैक्सेबल अंडर द हेड सैलरी नहीं होता, बल्कि टैक्सेबल अंडर द हेड कैपिटल गेन होता। एक बार मालिक बन गए, उसके बाद देखो आपके पास राइट टू ट्रांसफर था, आपने नहीं किया ट्रांसफर, शेयर की प्राइस बढ़ के 140 रुपए हो गई, अब आपने बेचा कितने का? 140 का। कॉस्ट ऑफ, अब यहां पर 140 का आपने, यार रेड कलर ही करने लगा हूं, बट नहीं पर्पल कर देता हूं ताकि, अच्छा देखिएगा अब यहां पर केस नंबर 6 है। ये केस नंबर 6 समझना यार, पहली तो शर्त ये है कि अगर एम्प्लॉय शेयर स्कीम है तो पहले टैक्सेबल अंडर द हेड सैलरी कुछ होता है तो बाद में टैक्सेबल अंडर द हेड कैपिटल गेन आता है। एक तो बात ये है। दूसरी बात यह है कि अंडर द हेड कैपिटल गेन अंडर द हेड कैपिटल गेन सिर्फ तभी कोई चीज आ सकती है जब डिस्पोजल हो जाएगी। यार ये तो पता है ना, कैपिटल एसेट के डिस्पोजल पर जो गेन होता है उसे कैपिटल गेन कहते हैं, सिवाय उस गेन के जो एग्जेम्प्ट होता है। इसका मतलब है कैपिटल गेन तो अराइज ही तब होना है जब डिस्पोजल। अब यहां पर दो बातें इंपॉर्टेंट है, एक तो आप शेयर के मालिक बन गए, दूसरा आपने डिस्पोजल किया और शेयर की कीमत बढ़ी, तो वो जो बेनिफिट होगा वो टैक्सेबल अंडर द हेड कैपिटल गेन होगा। यहां पर आपने लिखा डिस्पोजल प्रोसीड और उसमें से लेस क्या कर दिया? कॉस्ट ऑफ ऑप्शन। ये सिर्फ 5 मिनट। कॉस्ट ऑफ ऑप्शन एक्सरसाइज प्राइस। जो कीमती बात है वो ये है कि
डिस्पोजल प्रोसीड में से लेस करेंगे कॉस्ट ऑफ ऑप्शन, लेस करेंगे एक्सरसाइज प्राइस, और एक और चीज लेस करनी है, वो बड़ी कीमती है। क्या भैया? वो अमाउंट जो अंडर द हेड सैलरी टैक्स हो चुकी है, वो तो दोबारा फिर कैपिटल गेन में नहीं ना आएगी। तो तीसरी चीज जो लेस होती है वो क्या होती है? अमाउंट ऑलरेडी टैक्स्ड अंडर द हेड सैलरी, ये लेस करेंगे। ये सब कुछ लेस करेंगे डिस्पोजल प्रोसीड में से, फिर जो गेन आएगा वो अंडर द हेड कैपिटल। ना यार, आपकी मेहरबानी है, मैं तो बिल्कुल अभी सारी बात समझा के आखिरी लफ्ज लिखने लगा था, आपने दिल दुखा दिया। सर जी अंडर द हेड, सर जी आपको एम्प्लॉयर फायदा दे ही नहीं रहा, ये फायदा तो शेयर की कीमत बढ़ने की वजह से मिल रहा है। तो जो फायदा शेयर की कीमत बढ़ने की वजह से मिल रहा है वो टैक्सेबल अंडर द हेड कैपिटल गेन आता है। सर और आज की आखिरी एक बात, शेप एडजस्टमेंट्स पूरी हो गई, लेकिन एक बात अभी और रहती है। रेड कलर, अच्छा वो बात ये है कि सर अगर रिस्ट्रिक्शन पीरियड के दौरान, सर एक मिसाल लीजिएगा, मुझे 3 साल मुझे शेयर मिले, 3 साल की रिस्ट्रिक्शन थी, मैंने अपने दोस्त को कहा यार ये 1 लाख रुपए के फेयर मार्केट वैल्यू थी जब मैंने ख़रीदा था, 1,05,000 रुपये मैंने उसको डील कर ली, यार 105 रुपये का शेयर मैं तुम्हें दे देता हूँ, जब रिस्ट्रिक्शन खत्म होगी उस वक्त तुम्हें ट्रांसफर कर दूंगा। ड्यूरिंग द रिस्ट्रिक्शन पीरियड मैंने एग्री करके कॉन्ट्रैक्ट करके वो शेयर बेच दिए। आप मुझे एक बात बताइए, अगर वो मैंने 105 का बेच दिया है, बाद में शेयर की कीमत 115 हो जाए, मुझे फायदा होगा? नहीं होगा। शेयर की कीमत 95 हो जाए, मुझे नुकसान होगा? नहीं होगा। सर रिस्क और रिवॉर्ड ट्रांसफर हो गए हैं। बात यह है ड्यूरिंग द रिस्ट्रिक्शन पीरियड, ड्यूरिंग द रिस्ट्रिक्शन पीरियड अगर कोई ड्यूरिंग द रिस्ट्रिक्शन पीरियड अगर हमने तय कर लिया है या उसको सेल कर दिया है, तो इस केस में फिर फेयर मार्केट वैल्यू नहीं लेते बल्कि डिस्पोजल प्रोसीड लेते हैं, और जो फायदा होता है वो सारे का सारा टैक्सेबल अंडर द हेड सैलरी आता है। सर रिस्ट्रिक्शन पीरियड खत्म होने तक का सारा फायदा टैक्सेबल अंडर द हेड सैलरी आता है, ये तो पता है ना। और अगर रिस्ट्रिक्शन पीरियड के दौरान ही बेच दिया, अगर रिस्ट्रिक्शन पीरियड के दौरान ही बेच दिया, तो वो सारे का सारा फायदा आप सेल प्रोसीड लेंगे, वहां पर फेयर मार्केट वैल्यू, उसने एक सवाल दिया हुआ है पास पेपर का, उसमें वो कहता है रिस्ट्रिक्शन पीरियड खत्म होने पर उसकी वैल्यू थी 110 और आपने एग्री कर लिया कि 105 का बेचना है, तो अब आप गेन लॉस निकालते हैं तो वैल्यू 105 लेंगे या 110 लेंगे? सर आपने एग्री कर लिया कि 105 का बेचने, तो आप 105 ही लेंगे, और जो गेन निकलेगा वो टैक्सेबल अंडर द हेड सैलरी होगा, चूंकि ये सारा फायदा आपके एम्प्लॉयर ने आपको दिया है। सर जी आज के लिए मेरे पास इतना ही था। एक डिविडेंड वाली मैंने आपके साथ बात की, डिविडेंड वाली एक वीडियो है वो शेयर करनी, बाकी हमने मैक्सिमम चीज़ें कवर कर ली। जज़ाकल्लाह। नहीं सर, अच्छा अलबत्ता ये जब मैं क्लास कंडक्ट कर रहा था तो कराची से भी शायद 1-2 क्वेश्चंस थे, मैं उन्होंने कहा था क्लास के बाद मैं अवेलेबल हूँ। सर पास पेपर भी साथ साथ टच करें, स्पेशली सितंबर 2022 के। सर मैं मैक्सिमम चीज़ें साथ साथ ख़ास तौर पे आखिरी 2 अटैम्प्ट्स की तो डिस्कस की हैं जी। अलबत्ता जो अभी तक का पोर्शन मैंने करवाया है उसमें जो जो बातें हुई थी मैंने साथ साथ उसको डिस्कस किया है, और ये है ही एग्ज़ाम फोकस स्टडी। तो जो जो एरिया मैं करवा रहा हूँ इसको बहुत अच्छे से आपको करना चाहिए, काफ़ी है। फ्लैट टैक्स रिपीट कर दे, इनकम बढ़ेगी, टैक्स बढ़ेगा, टैक्स रेट फिक्स रहेगा, दिस इज फ्लैट। प्रोग्रेसिव में इनकम बढ़ने से टैक्स तो बढ़ता है लेकिन रेट भी बढ़ता है, फ्लैट में रेट फिक्स रहता है। डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट एजेंट, सर आपके जो क्या कहते हैं उसके अंदर परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट में उसने ये बात कही है, उसके हवाले से रेलिवेंट एरिया जो याद करने के लिए इंपॉर्टेंट था वो मैंने डिस्कस कर दिया है। ये उससे भी आगे की बात है कि इंडिपेंडेंट एजेंट क्या होता है और डिपेंडेंट एजेंट क्या होता है। मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। जो इंडिपेंडेंटली फैसले कर पाता है
जो अपने नाम पर कॉन्ट्रैक्ट करता है वो इंडिपेंडेंट एजेंट होता है। डिपेंडेंट एजेंट वो होता है जिसके पास सिर्फ गोदाम होता है, माल आता है और वो एज इट इज बेचता है, वो डिपेंडेंट एजेंट होता है। और इंडिपेंडेंट एजेंट वो होता है जो अपने तौर पर डिसीजन मेकिंग कर सकता है, इसकी पैकिंग क्या होगी, इसको किस प्राइस पर बेचेंगे, क्या वो अपने तौर पर चीज़ें फैसले कर सकता है। ये दोनों में मेनली डिफरेंस होता है। फी फॉर टेक्निकल सर्विस में FTR सिर्फ फॉरेन पे लगेगा। जी भाई, फी फॉर टेक्निकल सर्विस की अगर मैं बात करूं तो उसमें वो कहता है कि FTR इनकम जो है वो फी फॉर टेक्निकल सर्विस अगर नॉन रेजिडेंट कमाए तो वो FTR होती है, और अगर रेजिडेंट कमाए तो वो NTR होती है। अगर वो परमानेंट इस्टेब्लिशमेंट यहाँ पर परमानेंटली इस्टेब्लिश हो जाए, यहाँ पर अंडर दैट इनकम फ्रॉम बिजनेस आ जाता है। AOP में अगर कंट्रोल और मैनेजमेंट एक दिन के लिए हो, बिल्कुल एक दिन के लिए भी हो, होली या पार्टली, कंट्रोल एंड मैनेजमेंट एक दिन के लिए भी पाकिस्तान में थी, तो वो AOP रेजिडेंट AOP कहलाएगी। 1 वीक प्रिपरेशन करके पास कर सकते हैं टैक्स। भाई 5 दिन की तो रिवीजन सेशन रखा है, आप देख लें 2 दिन में जितना पढ़ना रिक्वायर्ड है उतने घंटे आप पढ़ लें तो जरूर पास कर सकते हैं। वो एक कॉन्सेप्ट होता है ड्यू केयर वाला, जगह जगह अप्लाई होता है, आपके टैक्स में भी एक जगह पर है। सर जितनी ड्यू केयर है ना वो ज़रूरी होती है। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे हम जो चाह रहे हैं ना वो ये चाह रहे हैं कि यार जो बच्चे जागे हैं उनको मैक्सिमम फैसिलिटेट कर देंगे वो पास हो जाए, ठीक है। अदरवाइज वो बच्चा जो मिसाल के तौर पे सेशन शुरू से पढ़ रहा है उसकी तो तैयारी इस वक्त काफ़ी बेहतर होनी चाहिए, लेकिन हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं। और अभी जितना टाइम है अगर आप फुल फोकस्ड होकर पढ़ें तो इंशाल्लाह उम्मीद रखी जा सकती है। इसके सारे सवाल ये सिर्फ फेसबुक पे आए थे, स्टूडेंट्स ने पूछा। जनाब ये सारे मैं समझा कुछ और भी है। ले सर आज के लिए इतना ही है मेरे पास। जज़ाकल्लाह। कराची वाले जो स्टूडेंट्स थे अगर उन्होंने कुछ पूछना है तो मैं अब अवेलेबल हूँ। लास्ट आप लोगों ने कुछ सवाल पूछा तो मैंने कहा था सेशन के बाद मैं हाजिर हूँ। किसी किस्म की क्यूरी के लिए आपके पास फेसबुक पे डिस्क्रिप्शन वाले एरिया पर वहाँ पर ऑप्शन है जहाँ पर चैट कर सकते हैं। एक मैंने इसी हवाले से ही एक डेडिकेटेड ग्रुप भी बनाया है जिसमें सारा स्टडी मटेरियल भी शेयर करूँगा, सारी डिस्कशन भी होगी। व्हाट्सएप ग्रुप है, उसका लिंक भी जो है वो इसी वीडियो के नीचे दिया गया है, और उसमें ICAP की मैनेजमेंट के लोग भी हैं और मैं भी मौजूद हूँ। जो सवाल हो ताकि आपके लिए कम्युनिकेशन को आसान बना दिया जाए, आप व्हाट्सएप ऐप ग्रुप ज्वाइन करें। वो एडमिन ओनली है, आप क्लिक करेंगे मेरे नाम पे मैसेज की ऑप्शन आ जाएगी। जो मैसेज वॉइस में करना चाहते हैं ऐसे जैसे आप क्लास में वो सवाल कर सकते हैं। जज़ाकल्लाह। स्टूडेंट्स प्लीज बी सीटेड, अभी बाहर नहीं जाना किसी ने। Thank you very much, sir. Dear students, we have completed the first of 5 exam focus sessions of CAF 2 tax practices. The material being used today would be shared using a link under the video of this session on Facebook page icap.ca students. For his devotion and dedication, please give sir a big round of applause. Sir, thank you so much. Second session will be conducted tomorrow on Tuesday, February 14, 2023 at 9:30 a.m. to 1 p.m. Today we have another session on CAF for Business Law by Mr. Atif Abdi from 2 p.m. to 5:30 p.m. Till then, take care and Allah Hafiz.